The third edition of Khelo India Winter Games is going to be organized in दैट इज़ बी जम्मू कश्मीर। जो थर्ड एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जो वो कहाँ पे हो रहा है, वो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेयर्स के एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू के हैं मनोज सिन्हा जी, ये दोनों मिलके इन्होंने इनैगोरेशन किया है किसका, तो थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। इनैगोरेशन नहीं किया, इन्होंने मस्कट लॉन्च किया है और थीम सॉन्ग एंड जर्सी, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इन्होंने इसकी लॉन्च की है। ये इसका क्या है, मस्कट है, ठीक है। तो ये थर्ड एडिशन है किसका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। विंटर मतलब कि सर्दियों की जो गेम्स होती हैं लाइक स्कीइंग वगैरह, ठीक है। तो विंटर गेम्स विल हेल्ड फ्रॉम 10 से 14 जनवरी एट गुलमर्ग एंड जम्मू कश्मीर, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग एरिया है वहाँ पे जो है ये विंटर गेम्स जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है आयोजित की जाएंगी, ठीक है। तो द खेलो इंडिया विंटर गेम्स इज सपोर्टेड बाय, कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ J&K। तो ये तीनों मिलके इसको ऑर्गेनाइज कर रही हैं। और इसमें कौन कौन सी गेम्स होंगी, लाइक स्नो शो रेस, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग, ठीक है, नॉर्डिक स्की, ठीक है, स्नोबोर्ड स्कीइंग, ठीक है, स्की माउंटेनियरिंग, ठीक है, आइस स्टॉक एमंग, ठीक है। तो आइस स्टॉक, ठीक है, एक तरह की गेम होती है। तो इस तरह की गेम्स हैं। तो 5 दिन ये जो है मेगा इवेंट चलेगा और इसमें ये बहुत सारी गेम्स जो है वो खेली जाएंगी। इसमें टोटल 9 गेम्स जो है वो खेली जाएंगी, ठीक है। जो पहला एडिशन हुआ था वो भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ था 2020 में, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पहले नंबर पे रहा था। उसके बाद जो दूसरा विंटर गेम्स हुआ था खेलो इंडिया विंटर गेम्स, उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा था, ठीक है। अब ये थर्ड एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, जो कि आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2023 एंड 24, ठीक है। जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था 1 फरवरी को, बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लॉन्च किया जाता है। किसने लॉन्च किया है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि जो 2023 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 6.5% से, ठीक है। तो द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो हमारे पास चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनका नाम है वी अनंता नागेश्वरन, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो 2023-24 में 6.5% से ग्रो करेगी। ये आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि 7% से ग्रो करेगा, वो ग्रो करेंगे हम 2023 में अप टू 31 मार्च तक, ठीक है। जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का है ना, अभी बचा हुआ है, मार्च बचा हुआ है, तो उसमें हम 7% से ग्रो करेंगे। बट 2023-24 जो आगे वाला फाइनेंशियल ईयर आएगा 1 अप्रैल से आगे 31 मार्च 2024, तब हम 6.5% के साथ ग्रो करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास ग्रोथ रेट रहेगी ना, उसकी रेंज रहेगी 6 से 6.8%, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी जो है 2025-26 में बन जाएंगे, ठीक है। और जो IMF है उसने जो GDP की ग्रोथ बताई है ना कि इंडिया की इस फाइनेंशियल ईयर में 2023 मतलब कि 31 मार्च तक, दैट इज़ 6.8%। बट हमने कितनी ग्रोथ एस्टिमेट की है, 7% इस साल के लिए 2023 के लिए। बट 2023-24 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने ग्रोथ एस्टिमेट की है 6.5%। अब जो फर्स्ट फीमेल, अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ UAE दैट इज़ नोरा अल मतरूशी, द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप विद इज़राइल दैट इज़ UAE। जो अब्राहम अकॉर्ड है वो UAE और इज़राइल के बीच में हुआ है, जो कि करवाया गया है किसके थ्रू, USA के थ्रू। फर्स्ट अरब नेशन टू स्टार्ट मार्स मिशन दैट इज़ UAE, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया अब्राहम अकॉर्ड, मतलब कि बिटवीन UAE एंड इज़राइल के बीच में ये अकॉर्ड है। वर्ल्ड फर्स्ट पेपरलेस गवर्नमेंट दैट इज़ UAE। तो ये क्वेश्चंस भी हैं, आपने याद रखने हैं। हु लॉन्च्ड विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव, ठीक है। तो विजिट इंडिया ईयर जो 2023 का इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया है G किशन रेड्डी जी ने, जो कि मिनिस्टर हैं टूरिज़्म के
ठीक है, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये स्टार्ट किया है। मतलब कि 2023 वाला जो ईयर है, हमने बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो इंडिया में लाने हैं, ये इसका मेन मोटो है। और इस इनिशिएटिव का नाम है विजिट इंडिया ईयर 2023। अब कुछ और क्वेश्चंस है। 1963 में ASI जो है वो लॉन्च किया गया था, बनाया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब इसका नाम रखा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बट इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, मतलब कि इसको जो सेटअप किया गया था वो सेटअप किया गया था 1861 में बाय A कनिंघम ने। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये वो है कोलकाता में। अब डायरेक्टर जनरल कौन है इसके आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के, दैट इज़ V विद्यावती। और मैरी टाइम हेरिटेज हमने कहाँ पे बनाई है, लोथल गुजरात में बनाई है। और 40वीं और लेटेस्ट इंडियन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कौन है, दैट इज़ धौलावीरा। अब कुछ और क्वेश्चंस है, लाइक गुस्टा पेट्रो फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया बने हैं। तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है, सामिया सुलूहू हसन। 17th प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस दैट इज़ फर्डिनांड मार्कोस जूनियर्स। ठीक है, और आपने याद रखना है जो फिलीपींस में टेन्योर होता है ना प्रेसिडेंट का, वो 6 साल का होता है, इंडिया में 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया दैट इज़ हसन शेख। प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी दैट इज़ कैटलिना नोवाक। जेम्स मैरापे ये बने हैं पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ऑफ केनिया दैट इज़ विलियम सोमो अराप रूटो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं। विच कंट्री टू होस्ट फुटबॉल्स 2027 एशियन कप। अब क्या होता है, जो फुटबॉल का होता है ना एशिया में, एशिया कप जो फुटबॉल का होता है, ठीक है, उस 2027 में जो एशिया कप हो रहा है फुटबॉल का, वो कहाँ पे होगा, दैट इज़ सी सऊदी अरेबिया में होगा। ठीक है, तो आंसर इज सी सऊदी अरेबिया। सो एशियन कप जो फुटबॉल का जो एशियन कप है वो 2019 में होस्ट किया था UAE ने, और इसके चैम्पियन थे कतर। 2023 में ये कौन होस्ट करेगा, इसको कतर होस्ट करेगा। ठीक है, 2027 में इसको कौन होस्ट करेगा, दैट इज़ सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगा। कौन सा, एशियन फुटबॉल कप का। ठीक है, अब अभी फीफा भी जो है 2022 वाला जो फीफा का है वो भी किसने होस्ट किया था, कतर ने, और इसमें विनर था अर्जेंटीना और रनर अप था फ्रांस। और 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो होगा कनाडा, मैक्सिको एंड USA में दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, अब एशियन फुटबॉल कप की बात करते हैं। एशियन फुटबॉल कप जो है वो फाउंड हुआ था 1957 में, दैट इज़ 67 ईयर्स एगो। और रीजन कहाँ पे, एशिया और ओशिनिया क्यों दिया गया है, मतलब कि जो ये टूर्नामेंट है इसमें एशिया की टीमें आएंगी प्लस ओशिनिया की टीमें आएंगी। ओशिनिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। न्यूजीलैंड पता नहीं इसमें होता है कि नहीं होता है, बट ऑस्ट्रेलिया इसमें होता है। ठीक है, तभी इसमें ओशिनिया जो है अडॉप्ट किया गया है। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम है इसमें जापान, जिसने 4 टाइटल जीते हैं, और पिछला टाइटल किसने जीता है, कतर ने। ठीक है, 2019 वाला, और 2023 वाला होस्ट करेगा कतर है, 2027 वाला होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। अब फीफा की बात करते हैं। फीफा कब फाउंड हुआ था, 21 मई 1904 में, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस, और हेडक्वार्टर भी इसका कहाँ पे है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में। Which country announced decision to remove British monarchy from its banknote? That is a ऑस्ट्रेलिया। तो अभी क्या होता है, जो ऑस्ट्रेलिया में जो बैंक नोट्स होते हैं ना, और जो प्रेसिडेंट भी वहाँ पे नहीं होता, अगर जो वहाँ के ऑफिसेज होते हैं ना, वहाँ पे भी अभी भी जो फ़ोटो लगी होती है ना, वो लगी होती है क्वीन एलिजाबेथ 2 की। ठीक है, अब उनकी डेथ होगी, अब वहाँ पे चार्ल्स की लगेगी फ़ोटो। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो अपना सुप्रीम कमांडर जो है वो किसको मानते हैं, वो मानते हैं ब्रिटेन की क्वीन को, या ब्रिटेन के किंग को वो अपना मेन जो पर्सन होता है वो मानते हैं। हम किसको मानते हैं, हम मानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे। तो वो किसको मानते हैं, वो मानते हैं क्वीन एलिजाबेथ 2 को। अब उनकी डेथ हो गई है, उसकी जगह पे किंग चार्ल्स 3 आ गए। अभी क्या है, वहाँ के जो नोट्स हैं वहाँ पे अभी भी, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ 2 की फ़ोटो लगी हुई थी। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला है कि जो $5 के नोट्स होंगे ना, हमारे ऑस्ट्रेलियन डॉलर नोट्स, उसमें जो फ़ोटो लगी है वो क्वीन एलिजाबेथ 2 की लगी है, तो उसको वो वहाँ पे रिमूव करेंगे, और अपना जो इंडिजीनियस उनका ऑस्ट्रेलिया का जो कल्चर है उसकी वहाँ पे फ़ोटो जो है वो रखेंगे। ये किसने बोला है, ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ पे
रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का बैंक है, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया रिज़र्व बैंक है। तो उन्होंने ये बोला है कि हम $5 के नोट से क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पे किसकी फ़ोटो आनी थी, यहाँ पे आनी थी किंग चार्ल्स III की, बट इन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे किंग चार्ल्स III की फ़ोटो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इंडिजीनियस जो उनका अपना कल्चर है वहाँ का, वहाँ पे उसकी फ़ोटो लगाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं। एक मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ आपको। जो राबी क्रॉप्स होती है ना, राबी क्रॉप्स होती है जो ठंड में बीजी जाती है, आजकल जो बीजी जाती है उनको बोलते हैं राबी क्रॉप्स। ठीक है, जो रबी क्रॉप्स होती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसको याद रखने का तरीका है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। नाई मतलब कि सबसे पहले नाई 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 चना। ठीक है, चना, तो चना क्या है, ग्राम। राई, ये से क्या आया, राई। हूटर का मतलब मटर, मटर मतलब कि पीस। बजते ही, ठीक है, जोश में। ठीक है, बजते ही रहने दो, जोश में, जोश मतलब कि जौ। ठीक है, बेरली। ठीक है, सरसों, शौ से आया सरसों, मस्टर्ड। एंड आलू, ठीक है, पोटैटो। तो ये सारी की सारी जो फसल है वो है राबी क्रॉप्स। उसके बाद जो भी फसल बचती है ना वो आती है खरीफ में, लाइक पैडी, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट। और जो इन दोनों में नहीं आती है, लाइक जो हमारे पास वेजिटेबल्स वगैरह होती है, वाटरमेलन होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम जेड क्रॉप्स। दैट इज़ समर में जैसे वाटरमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स क्रॉप्स। तो ये सारी की सारी किस में आती है, जेड क्रॉप्स में आती है। तो ये एक तरीका है, आप इसको याद रख सकते हो। अब पहली जो पैरा बैडमिंटन एकेडमी थी वो कहाँ पे खुली है इंडिया की, दैट इज़ लखनऊ में। फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ पे खुली है, लखनऊ में। फर्स्ट टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO दैट इज़ वाराणसी। ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे बनी है, लखनऊ में। फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ पे बना है, रामपुर, उत्तर प्रदेश में। हु वाज परवेज़ मुशर्रफ। सो परवेज़ मुशर्रफ कौन थे, जिनकी अभी डेथ हुई है, दैट इज़ ए एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के ये प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, परवेज़ मुशर्रफ। इनकी क्या हुई है, अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 79 ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। ठीक है, मुशर्रफ हु वाज, जो ये मुशर्रफ थे ये काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और दुबई के एक हॉस्पिटल में ये एडमिट थे, वहाँ पे इनको डेथ हो गई है। ये जो बीमारी है, इनको बीमारी थी एमाइलोइडोसिस। ठीक है, एमाइलोइडोसिस। ठीक है, ये क्या होती है एमाइलोइडोसिस, इसमें ये होता है कि इसमें जो बॉडी होती है ना वहाँ पे एक एबनॉर्मल टाइप का, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो जम जाता है, जिसको हम एमाइलॉइड बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है ना, आपके जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं ना वो मूव करना बंद कर देते हैं। ठीक है, और काफ़ी टाइम पर क्या हो जाता है, अगर ये बहुत ज़्यादा उसमें हो जाए, अमाउंट में हो जाए, तो बंदा मतलब कि ऐसे है कि वो बेड से भी नहीं उठ सकता। ठीक है, तो इस तरह के औकात होता है, मतलब कि उसकी जो बॉडी है ना वो काम करना बंद कर देती है। ठीक है, जो मुशर्रफ थे वो 10th प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने मतलब कि वो 10th प्रेसिडेंट थे साउथ एशियन नेशन के, जिन्होंने मिलिट्री कूप के थ्रू जो वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, ये मिलिट्री कूप इन्होंने किया था 1999 में। और किसकी सरकार गिराई थी इन्होंने, जो उनके नवाज शरीफ थे उस टाइम PM, उनकी सरकार को गिरा के इन्होंने मिलिट्री कूप किया था। ये क्या थे उस टाइम, जनरल थे, किसके, आर्मी के जनरल थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ नवाज शरीफ थे, उनको हटा के मिलिट्री कूप करके वहाँ पे क्या किया, अपना शासन चलाया था। और उसके बाद ये अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मुशर्रफ कहाँ पे, मुशर्रफ आपको ध्यान रखना है कि ये 11 अगस्त 1943 में न्यू दिल्ली जो इंडिया है वहाँ पे ये पैदा हुए थे। जब पार्टीशन हुआ था तो उस टाइम ये चले गए थे आपके पाकिस्तान में। और इनकी जो एजुकेशन हुई है वो ये सेंट पैट्रिक हाई स्कूल इन कराची में। ठीक है, तो और उसके बाद की जो पढ़ाई हुई है वो ये सेंट क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में। ठीक है, मुशर्रफ हु रूल्ड पाकिस्तान फ्रॉम, मतलब कि 1999 से 2008 तक ये क्या रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये उनके पीछे पुलिस पड़ गई थी। पुलिस क्यों पड़ गई थी, क्योंकि बेनजीर भुट्टो के मर्डर केस में और रेड मॉस्क क्लर्क किलिंग केस में इनके ऊपर केस चले थे, जिसकी वजह से ये भाग के कहाँ पे चले गए थे, दुबई वगैरह में रहते थे, या ये पाकिस्तान से मोस्टली बाहर ही रहते थे। ठीक है, 36 जो इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, दैट इज़ ए जम्मू यूनिवर्सिटी में। सो जो हमारे पास यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन है, ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर दैट इज़ अनुराग ठाकुर, उन्होंने इसको अटेंड किया उस फंक्शन को एज ए चीफ गेस्ट, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल जो है उन्होंने स्टार्ट किया है जम्मू यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
तो द फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, दैट इज़ AIU। कहाँ पे? जोरावर सिंह जो ऑडिटोरियम है जम्मू यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ये हो रहा है। तो आपने याद रखना है सीधे सीधे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन का यूथ फेस्टिवल जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसमें 1000 पार्टिसिपेंट्स आएंगे और 18 यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरी इंडिया से इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अब कुछ और क्वेश्चन है, like the first graphene innovation center of the country is to be set it up in Kerala. First paperless high court in India, that is Kerala. के फोन प्रोजेक्ट कहाँ का है? केरला का है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी केरला का है। सी स्पेस क्या है? इंडिया का पहला OTT प्लेटफॉर्म, दैट इज़ केरला स्टेट का है। ओन इंटरनेट सर्विस किस स्टेट की है इंडिया में? दैट इज़ केरला, फर्स्ट स्टेट है और ओनली स्टेट यही है। ऑनलाइन ई टैक्सी सर्विस, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, दैट इज़ ऑल्सो केरला। हु इज़ कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूनाइटेड किंगडम? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया है? दैट इज़ बी मनमोहन सिंह जी को दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं 92-93 में, ठीक है, और अभी उसके बाद क्या रहे थे ये 2 टाइम्स हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। फॉर इस किसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड, दैट इज़ फॉर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के, तो इनको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो यूनाइटेड किंगडम ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो अवार्ड्स दिए गए हैं ब्रिटिशर्स ने, लाइक ब्रिटिश इंडियन पीर लॉर्ड करन बिली मोरिया, ठीक है, उनको मिला है लिविंग लेजेंड ऑनर अवार्ड, ठीक है। एक लिविंग लेजेंड ऑनर अवार्ड जो है वो हमारे पास उनको मिला है, जो हमारे पास MP है वीरेंद्र शर्मा जी, उनको भी मिला है। अब आउटस्टैंडिंग जो अचीवर्स हैं उनमें जो अवार्ड मिला है वो मिला है बॉलीवुड की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राघव चड्ढा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की CEO आधार पूनावाला और इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम गोलकीपर अदिति चौहान को जो है ये अवार्ड जो है ये मिले हैं। तो आपने ये सारे के सारे याद रखने हैं कौन कौन सा अवार्ड किस किस को मिला है। डैश डैश बेंगलुरु बेस्ड कंपोजर विंस हिज 3rd ग्रैमी, ठीक है, बेंगलुरु के बेस्ड एक कंपोज़र है, म्यूज़िक कंपोज़र है, उन्होंने 3rd टाइम जो है ग्रैमी अवार्ड जीता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है रिकी कैज। तो रिकी कैज है, ये बेंगलुरु के हैं, एक म्यूज़िक कंपोज़र है, उन्होंने 3rd टाइम जो है वो ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो रिकी कैज ए म्यूजिशियन वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम, कौन सी एल्बम? डिवाइन टाइड्स। आपने नाम याद रखना है, डिवाइन टाइड्स के लिए इनको जो है रिकी कैज को ये ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। इनके साथ जो थे जिन्होंने इसका को-राइटन किया था, मतलब कि इन दोनों ने साथ लिखा था, इनका नाम है स्टीवर्ट कोपलैंड। इनको जो है स्टीवर्ट कोपलैंड को ये 5th ग्रैमी अवार्ड मिला है एंड रिकी केज को ये 3rd ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। 2022 में केज और कोपलैंड ने एक ग्रैमी अवार्ड जीता था बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए, ठीक है, फॉर देयर कोलैबोरेशन सॉन्ग। उनका एक कोलैबोरेशन सॉन्ग था, मतलब कि दोनों ने एक सॉन्ग लिखा था, ठीक है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था। द म्यूजिशियन हु रिसीव्ड ए प्राइज फॉर हिज 2015 एल्बम दैट इज़ विंड्स ऑफ समसरा, ठीक है। अब डिवाइन टाइड्स के बारे में बात करते हैं जिसके लिए इनको अवार्ड मिला है। इट इज़ ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यूटी ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड, मतलब कि जो नेचुरल वर्ल्ड है उसके लिए एक ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ पे जो है 9 ट्रैक्स है, इसमें 9 गाने हैं और 8 इसमें म्यूजिक वीडियोज़ हैं, ठीक है। 8 जो म्यूजिक वीडियोज़ है ना वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरे के पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट लोकेशन में इनको क्या किया गया है? शूट किया गया है। और इंडियन हिमालयाज़ में भी इसकी शूटिंग हुई है और स्पेन के चिली वुडलैंड्स में भी इसकी शूटिंग जो वो हुई है। मतलब कि इंडियन हिमालय से लेके स्पेन के जो वुडलैंड्स हैं वहाँ तक जितने भी आपके काफ़ी अच्छे जो नेचुरल ब्यूटीज़ आती हैं वहाँ पे क्या हुआ है? इनकी शूटिंग हुई है, दैट इज़ डिवाइन टाइड्स की, जिसके लिए इनको ये ग्रैमी अवार्ड मिला है। रिकी जो है वो ओनली द 4th इंडियन, ठीक है, 4थे इंडियन है इंडिया के और सबसे यंगेस्ट है, सबसे नौजवान है इंडिया के जिनको ग्रैमी अवार्ड जो है वो मिला है। और अमेरिकन के जो म्यूजिशियन एंड कंपोजर हैं स्टीवर्ट कोपलैंड, जिन्होंने इनके साथ ये गाना लिखा है, इनको 5th टाइम जो है ये ग्रैमी अवार्ड मिला है।
अब ग्रैमी अवार्ड 2023 के विनर्स हैं लाइक बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, ठीक है, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस रिनेसेंस बाय बियॉन्स, ठीक है, बेस्ट पॉप ग्रुप परफॉर्मेंस दैट इज़ अनहोली वॉन बाय किम पेरेट्स एंड सैम स्मिथ, ठीक है, बेस्ट R&B सॉन्ग कट इट ब्लू जेन वॉन बाय द एंड्रयूज परफॉर्म्ड बाय द बियॉन्स, ठीक है, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम दैट इज़ हैरिस हाउस वॉन बाय हैरी स्टाइल, बेस्ट कंट्री एल्बम ए ब्यूटीफुल टाइम won by Willie Nelson, best country song that is Till You Can't won the band Stennis and Matt Rogers performed by Cody Johnson, best country for the solo performance that is Live Forever won by the Willie Nelson। अब कुछ और पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी के ग्रैमी अवार्ड है लाइक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चारों। एल्बम ऑफ द ईयर दैट इज़ जस्ट लाइक दैट वॉन बाय सॉन्ग राइटर बॉनी रैट ने इसको जीता है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दैट इज़ अबाउट डैम टाइम बाय लीजो ने इसको जीता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट इज़ बॉनी रैट एंड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट दैट इज़ ईजी ऑन मी बाय एडेले, ठीक है। तो आपने ये चारों याद रखने हैं, इनको आपने याद रखना है ना रखना है आपके ऊपर है, बट ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Amit Shah laid the foundation stone for India's 5th nano urea plant in that is B देवघर। जो देवघर है ये छत्तीसगढ़ में है, वो यहाँ पे इन्होंने पांचवा इंडिया का ये पांचवा नैनो यूरिया प्लांट है। कहाँ पे खोला गया है? देवघर छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अब IFF को जो है IFFCO नैनो यूरिया प्लांट जो है हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। अब IFFCO का क्या मतलब होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेशन। जो हमारे पास ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र के ऊपर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने 5 जो है फर्टिलाइज़र जो नैनो यूरिया प्लांट्स है इंडिया में स्थापित कर दिए हैं। कहाँ पे? ये वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट है कलोल गुजरात में, जो 2021 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। दूसरा जो नैनो यूरिया प्लांट है वो है आंवला उत्तर प्रदेश में, तीसरा फूलपुर उत्तर प्रदेश में, चौथा बेंगलुरु में, ठीक है, और पांचवा देवघर झारखंड में। तो ये 5 हमारे पास नैनो यूरिया प्लांट है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास अमित शाह है, उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी है। इसकी जो कुल लागत है वो है 450 करोड़ रुपए, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया प्लांट जो गुजरात में कलोल गुजरात में 2021 में जो है वो स्थापित किया था, ठीक है। नैनो यूरिया प्लांट क्यों लॉन्च कर रहे हैं? इससे क्या होगा, यूरिया जो है हमारे खेतों के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र के काम में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर हम नैनो यूरिया का यूज़ करेंगे ना, अगर हमारे पास सपोज़ करो अगर हम 1 किलो किसी एक पर्टिकुलर खेत में अगर 1 किलो नैनो यूरिया का यूरिया का यूज़ होता है, ठीक है, तो नैनो यूरिया से हम उस अमाउंट को कम कर सकते हैं। लाइक वहाँ पे 1 किलो की बजाय 250 ग्राम ही लगेगी, ठीक है, या इस तरह का होगा, मतलब कि ये कम लगती है और इसकी फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरिया। तो फार्मर के लिए ये काफ़ी अच्छा एक तरह का क्या होने वाली है, काफ़ी अच्छा जो है ये प्लांट होने वाला है। So first G20 Energy Transition Working Group मीटिंग बिगिनस इन दैट इज़ ए बेंगलुरु। सो बेंगलुरु में हमारे पास क्या हो रही है, फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो रही है, ठीक है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के दैट इज़ मिस्टर RK सिंह, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है? बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज़ किया है, ठीक है। और इनके सामने क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो हुई है इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइक ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने क्या करना है, एनर्जी को क्रिएट करना है, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि इंडिया ने क्या किया है, ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखनी है। इंडिया का जो मिशन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, 2030 तक हमने 45% जो CO2 है, कार्बन एमिशन है, उसको हमने कम करना है एज़ कम्पेयर टू 2005 के लेवल से। तो ये एक चीज़ है इंडिया की। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने 50% जो है इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी जो हमने बनानी है अप टू 2030, मतलब कि 2030 तक हमने 50% जो इलेक्ट्रिक पावर जो हमने जनरेट करनी है वो हमने नॉन फॉसिल फ्यूल से
प्राप्त करनी है, लाइक पानी से, लाइक सोलर एनर्जी से, ठीक है। मतलब कि हमने कोयला इसमें यूज़ नहीं करना है, पेट्रोलियम इसमें यूज़ नहीं करना है और ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, ठीक है। तो हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से क्या बनाना है, 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने बनानी है अप टू 2030। तो ये दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So which country emerged as India's top destination for goods export during April to December 2022? तो अभी क्या हुआ, पिछले साल जो अप्रैल से लेके जो दिसंबर तक का टाइम है, ठीक है, उस महीने में हमने एक्सपोर्ट किया है बहुत सारा जो मटेरियल है, बहुत सारी गुड्स हैं, हमने एक्सपोर्ट की है, दूसरे देशों को भेजी है, ठीक है। मतलब कि हमने दूसरे देशों को बेची है। तो सबसे ज़्यादा जो हमने सामान बेचा है वो किसको बेचा है, यूएसए को बेचा है। कितना बेचा है, यूएसए को हमने $59.7 बिलियन का सामान बेचा है। उसके बाद यूएई को 23.31 बिलियन का सामान बेचा है। नीदरलैंड को 14.1 बिलियन का सामान बेचा है। चाइना को $11 बिलियन का सामान बेचा है। सिंगापुर एंड बांग्लादेश को $9 बिलियन जो है, दोनों को 9 बिलियन डॉलर जो है मैंने सामान बेचा है। तो इस तरह की ये डाटा है। तो सबसे ज़्यादा हमने किसको बेचा है, यूएसए को बेचा है, दैट इज़ $59.7 बिलियन, दैट इज़ अराउंड $60 बिलियन के आसपास हमने सामान जो है वो बेचा है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसमें हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ना इसी साल के, उनको हम रिपीट करेंगे ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए, दूसरी बार पढ़ने की उनको ज़रूरत ना पड़े। लाइक फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन, दैट इज़ कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। फर्स्ट कंट्री इन एशिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर ट्रेन, दैट इज़ चाइना। पहला है जर्मनी, दूसरा है चाइना, तीसरा होगा इंडिया 2023 दिसंबर तक, ठीक है। वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जग्गा मिशन, ठीक है, किसको मिला है, उड़ीसा को मिला है। स्टेट आइकन ऑफ बिहार जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है, वो बनाया है मैथिली ठाकुर को। वॉल्टर कनिंगम जो कि 90 साल में उनकी डेथ हुई थी, वो एक अपोलो 7 के एस्ट्रोनॉट थे। 18th स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश असेंबली, दैट इज़ कुलदीप सिंह पठानिया, ठीक है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, भोपाल में। 70 जो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड है 2023 का फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो दिया गया है जे चानुपति जी को। डैश डैश हैंडेड 21 मंथ बैन आफ्टर फेलिंग डोप टेस्ट, दैट इज़ ए जिम्नास्ट जो हमारी है दीपा कर्माकर, उनको क्या है 21 महीनों का बैन लगा दिया गया है, क्योंकि उनके जो डोपिंग टेस्ट है उसमें वो फेल हो गई हैं। डोपिंग टेस्ट मतलब कि जो हमारे पास एथलीट्स होते हैं ना, उनको उनका जो है चेकअप होता रहता है, रेगुलर चेकअप होता रहता है, ताकि वो कुछ ऐसे सब्सटेंस ना खाएं जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए और मतलब कि वो ज़्यादा परफॉर्म करें, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस जो है प्रोहिबिटेड होते हैं, ठीक है, वो डोपिंग के अंदर आते हैं। अगर इस तरह के सब्सटेंस किसी के अंदर पाए जाते हैं तो उसको क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। तो हमारे पास जो जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, जो उनको 21 महीनों का बैन जो है वो लगा दिया गया है, किसके द्वारा, बाय इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जो इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो टेस्ट करती है कि इन्होंने कोई डोपिंग मटेरियल तो नहीं खाया है, ठीक है। तो दीपा कर्माकर का जो डोपिंग टेस्ट हुआ था उसमें उनको मिला है हाइगेनामाइन, ठीक है। हाइगेनामाइन जो है एक तरह का सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि प्रोहिबिटेड है, वो बहुत ही ज़्यादा उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, जो कि एथलीटों को खाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस ना खाए लोग, ठीक है, जो एथलीट्स हैं वो ना खाएं। इसके लिए जो है ये इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो क्रिएट की गई है। इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने हाइजेनामाइन का सेवन किया है, जिसकी वजह से इनको क्या किया है, अब 21 मंथ का बैन लगाया गया है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे खोला गया है, दैट इज़ देवानाहल्ली कर्नाटका में। इंडिया का 78th ग्रैंड मास्टर, दैट इज़ कौस्तुभ चटर्जी। सुरक्षा सहायता कोष जो है हिमाचल के प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इंडियाज़ फर्स्ट सिटी विद 100% सीवरेज फैसिलिटी बाय मई 2023, दैट इज़ हैदराबाद। फर्स्ट पर्सन एवर टू लूज $200 बिलियन, दैट इज़ एलन मस्क। सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स नो फ्लॉ इन डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस विद, ठीक है, 4:1 मेजोरिटी, ठीक है। मिशन 929 ये त्रिपुरा से रिलेटेड है, जो है लॉन्च किया है किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। India, France and which country established trilateral cooperation initiative in the fields of including energy, defense and economy? So India, France और तीसरी है डी यूएई,
ठीक है। इंडिया, फ्रांस और यूएई ने क्या किया है, एक तरह का ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन है, 3 देशों का एक कॉर्पोरेशन है। किस किस के क्षेत्र में, एनर्जी, डिफेंस और इकोनॉमी के क्षेत्र में। मतलब कि ये तीनों कंट्रीज आपस में मिलेगी और इन तीनों क्षेत्रों में क्या करेगी, अपना एक दूसरे को सहयोग देगी और एक दूसरे की हेल्प करेगी। तो इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, ठीक है, अनाउंस द क्रिएशन ऑफ फॉर्मल ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन होगा इनके बीच में। किस किस के कौन कौन से प्रोजेक्ट में, लाइक सोलर प्रोजेक्ट में, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में, डिफेंस के प्रोजेक्ट में। तो इन सब के प्रोजेक्ट में एक दूसरे की वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसमें जो बहुत सारे जो इश्यूज़ है, लाइक सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ठीक है, इनकी वजह से जो पोल्यूशन होता है, डिजर्टिफिकेशन होती है, फूड सिक्योरिटी होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी इसमें बहुत सारी बातें जो है वो लिखी गई हैं। एक तरह की जो बातें जो है इन्होंने किया है कि हम तीनों देश इन क्षेत्र में भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 मैन टाइटल हॉकी किसने जीता है, मध्य प्रदेश में। स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन गिवन द एकलव्य अवार्ड 2022, दैट इज स्वाति सिंह। गवर्नमेंट स्टाफ कैन नाउ बी चूज बिटवीन ओल्ड पेंशन एंड न्यू पेंशन प्लान्स, वो किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। State to announce OPS in their very first cabinet meeting, that is Himachal Pradesh. Journalists have been killed in the past 20 years between 2003 and 2022, that is 1668. Who wins inaugural चैम्पियनशिप ऑफ नेशनल बीच सॉकर चैम्पियनशिप, ठीक है। नेशनल बीच सॉकर की जो चैम्पियनशिप है, सॉकर मतलब कि फुटबॉल की एक चैम्पियनशिप हुई है जो कि नेशनल है। नेशनल मतलब कि इंडिया के अंदर ही हुई है। बीच मतलब कि जो बीचेस होते हैं ना समुद्र के पास, वहाँ पे खेली गई है। तो नेशनल बीच सॉकर चैम्पियनशिप जो है वो किसने जीता है, और ये पहली बार हो रहा था, ठीक है। तो ये जीता है, दैट इज़ बी, केरला ने। सो केरला ने पंजाब को 13-4 से हरा दिया और ये जो है जीता है। कहाँ पे जीता है, दमास बीच सूरत में जो है ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। और थर्ड प्लेस पे जो है दिल्ली आया है, इन्होंने उत्तराखंड को 3-1 से हराया है। तो उत्तराखंड आया है चौथे नंबर पे, पहले केरला, दूसरे पंजाब, तीसरा दिल्ली, चौथा उत्तराखंड। तो कुछ और क्वेश्चंस है, इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट 8 लेन जुआरी ब्रिज ओपन्स इन, दैट इज गोवा। Project Nilgiri Tahar with 25 crore budget started in Tamil Nadu. UP's first woman police commissioner at Noida, that is Lakshmi Singh, ठीक है। निजात कैंपेन गेट्स IACP 2022 अवार्ड, किसको मिला है, छत्तीसगढ़ पुलिस को मिला है। डॉक्टर साम्या प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन जो है स्टार्ट किया गया है वेस्ट बंगाल में। द इंडियन आर्मी हैज़ हैंडेड ओवर फर्स्ट एवर 3D प्रिंटेड हाउसेज फॉर सोल्जर्स एट अहमदाबाद। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वर्स्ट परफॉर्मिंग इन आरटीआई के मामले में सबसे जो बेकार परफॉर्म करने वाली स्टेट है वो है तमिलनाडु। एमडी एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो बनाए गए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव जी। हु बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज सी, नरेंद्र मोदी। अभी रिपोर्ट जो है ये किसने लॉन्च की है, मॉर्निंग कंसल्ट की ये रिपोर्ट है, आपने याद रखना है, नाम भी याद रखने हैं कौन सी रिपोर्ट है, दैट इज़ मॉर्निंग कंसल्ट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सर्वे किया था, इन्होंने बहुत सारे लीडर्स लिए, उनमें देखी कि कौन सा लीडर सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो नरेंद्र मोदी हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट फॉर द सेकेंड टाइम इन रो। पिछले साल भी नरेंद्र मोदी को ही इन्होंने पहला नंबर दिया था सबसे पॉपुलर लीडर के रूप में, ठीक है। ब्राज़ीलियन जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उनका 5th रैंक आया है 50% रेटिंग के साथ। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनको 40% वोट मिले हैं और रैंक 7th। एट द सेम टाइम जो ब्रिटिश PM है ऋषि सुनक, उनको जो है 13वां रैंक जो है दिया गया है 30% पॉपुलैरिटी के साथ। तो यहाँ पे है सबसे पहले नरेंद्र मोदी, फिर दूसरे नंबर पे है मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ठीक है। तीसरे नंबर पे है एलन बेरसेट स्विट्जरलैंड के। चौथे पे है एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के। पांचवें पे है लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के 50%। जॉर्जिया मेलोनी जो इटली के हैं 52%, ठीक है। जो बाइडेन 40% जो कि यूनाइटेड स्टेट के हैं 7th नंबर है। ल्यू वार्डेकर जो आयरलैंड के हैं उनके 37% है। युवा संगम पोर्टल, ठीक है, ये पोर्टल है युवा संगम पोर्टल इज़ लॉन्च्ड बाय दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जो है वो है युवा संगम पोर्टल, ठीक है। तो
हमारे पास एक और भी एक प्रोजेक्ट था, उसका नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसके अंडर युवा संगम पोर्टल खोला गया है। किसने खोला है ये खोला है द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ठीक है, तो युवा संगम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है इंदिरा गांधी खेल केंद्र जो दिल्ली में है। और किसने इसको इनॉग्रेट किया है? दैट इज़ धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया है। और वहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर वो भी मौजूद थे। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर किरण रिजिजू भी मौजूद थे। टूरिज्म और कल्चर एंड नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज जी किशन रेड्डी, ये सब वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने क्या किया है, युवा संगम पोर्टल जो है लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत हमारे पास 1000 यूथ होंगे, उनको हम सेलेक्ट करेंगे 18 से लेकर 30 साल तक की आयु वाले। ठीक है, इसमें जो 300 होंगे वो होंगे नॉर्थ ईस्ट से, और 700 जो लोग होंगे वो होंगे अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया से। ठीक है, उनको क्या भेजा जाएगा? उनको भेजा जाएगा टू यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। जो यूथ के जो एक्सचेंजेस प्रोग्राम होते हैं ना, उसमें इनको भेजा जाएगा। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में और पूरे के पूरी इंडिया में इनको भेजा जाएगा। ठीक है, क्यों भेजा जाएगा? ताकि ये जो युवा लोग हैं ये पूरे इंडिया के ट्रेडिशन, कल्चर, टूरिस्ट प्लेसेस, फूड, लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी, पूरी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशन है, कल्चरल है और टूरिज्म है और फूड है, इन सब के बारे में इनको पता चले, पूरा का पूरा इनको ज्ञान हो कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है पूरे हमारे इंडिया में। तो इसका नाम है युवा संगम पोर्टल। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर, और इन दोनों को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। सो विच बुक बैग्स मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला है वॉन्डरर किंग एंड मर्चेंट्स को। ठीक है, तो ये बुक है वॉन्डरर किंग्स एंड मर्चेंट। तो इनको क्या मिला है? इनको मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। ठीक है, इसके जो ऑथर है वो है डॉक्टर पैगी मोहन। आपने ये याद रखना है, इनके जो ऑथर है वो है डॉक्टर पैगी मोहन। इनको ये अवार्ड मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। कौन सी बुक लिखी है? वॉन्डरर किंग्स एंड मर्चेंट, ये बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये 4th एडिशन था मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स MBIFL 2023। ठीक है, तो इनकी जो बुक है उसका नाम है वॉन्डरर किंग एंड मर्चेंट। इनको जो है ये अवार्ड जो है ये मिला है। ठीक है, जो ये वॉन्डरर किंग एंड मर्चेंट है ना, ये बुक किसके बारे में है? ये बुक है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब कि जिस तरह से हमारे पास लैंग्वेज का एवोल्यूशन हुआ कि 1000 साल पहले किस तरह की लैंग्वेजेस थी, 1200 साल पहले किस तरह की थी, 500 साल पहले किस तरह से थी। तो इस तरह के जो एवोल्यूशन हुआ है लैंग्वेजेस का, उसके बारे में ये बुक है वॉन्डरर किंग्स एंड मर्चेंट। ठीक है, इसमें इनको 2 लाख रुपए का जो है कैश प्राइज मिला है। ठीक है, नोबल लिटरेचर अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ठीक है, जो हमारे पास अब्दुल रज्जाक गुरनाह है, उन्होंने ये क्या दिया है? इनको ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक बेली सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, कहाँ पे बना है? J&K में बना है। डर्टीएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया दैट इज़ पेरुंगलाथू, जो कि तमिलनाडु में है। टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट 2022 में पहले नंबर पे है हैनेदा एयरपोर्ट, टोक्यो जापान में। ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, द फर्स्ट एवर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे खुला है? मोहाली में। कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सी बनी है? दैट इज़ केरला। Who launches WhatsApp फूड डिलीवरी फैसिलिटी जूप? दैट इज़ डी इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? उन्होंने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की है, जिसका नाम है जूप, ZOOP, जूप। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास पैसेंजर हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं इंडियन रेलवेज़ के थ्रू, वो क्या कर सकते हैं? वो अपना खाना जो है ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू वो अपना ऑनलाइन खाना जो है वो मंगा सकते हैं। इसका नाम है जूप। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू अपना वो खाना मंगा सकते हैं। और हम अब कैसे पहचान होगी कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने वो खाना मंगाया है? वो होगी ड्यू टू जो हम लेते हैं ना, जो हम टिकट लेते हैं उसमें PNR एक नंबर होता है। ठीक है, उस नंबर के हिसाब से जो है ये खाना जो है उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कैटरिंग सर्विसेज है, कैटरिंग सर्विस है जो कि इंडियन रेलवे ने स्टार्ट की है थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के
थ्रू। ठीक है, इसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावर बोट, चैट बोट, इस तरह का एक चैट बोट होगा। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस पावर्ड होगा चैट बोट। ठीक है, यहाँ से आप इसको चैट कर सकते हो, फूड मंगा सकते हो, कहाँ पे मंगाना है, किस तरह से मंगाना है, PNR नंबर के थ्रू हम ये सारा का सारा खाना जो है मंगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जूप, और किसने स्टार्ट किया है? इंडियन रेलवे ने। डैश डैश टू बी लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है कौन बनी है? दैट इज़ ए यायात्सो। ठीक है, यायात्सो जो है वो पहली बनी है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज ऑफ लद्दाख। अब जहाँ पर भी सो आता है ना, सो का मतलब होता है लेक, झील। ठीक है, तो यायात्सो, ठीक है, यायात्सो इज ऑल्सो नोन एज बर्ड्स पैराडाइज, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती रहती हैं, तो इसको बर्ड्स पैराडाइज भी बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर लेक है। कहाँ पे? 4820 मीटर की हाइट पे ये है। कहाँ पे? लद्दाख में। ठीक है, तो इसी को हमने लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है इसको प्रपोज किया गया है। ठीक है, द बायोडाइवर्सिटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, ठीक है, द पंचायत ऑफ चुमाथांग विलेज अलोंग विद सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों ने, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी एक, दूसरी पंचायत ऑफ चुमाथांग विलेज दो, तीसरे जो सिक्योर हिमालय का प्रोजेक्ट है, उन्होंने क्या किया है? इन्होंने इसको डिक्लेयर किया है कि यायात्सो को, जो कि लद्दाख में है, उसको हमने पहला फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो है बनाना है। कहाँ का? लद्दाख का। ठीक है, तो जो ये यायात्सो है ना, ये जो है इसका जो एरिया है वो है 60 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है, यहाँ पे ये लेक है, इसमें बहुत सारा पानी भी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी क्या आती रहती है? माइग्रेटिंग बर्ड्स भी यहाँ पे आती रहती है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं, लाइक वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, उसका नाम है गंगा विलास। इंडियाज़ फर्स्ट इंक्लूजन फेस्टिवल दैट इज़ पर्पल फेस्ट, दैट इज जो कि कहाँ पे हुआ है? गोवा में। इंडिया सरपास चाइना को पीछे, सॉरी जापान को पीछे छोड़ दिया है और बना है थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस जो है वो कहाँ पे हो रही है? हैदराबाद में। इंडिया डेवलप्ड the Aadhaar like platform for 9 other countries called Modular Open Source Identity Platform, that is MOSIP. First meeting of Youth 20 engagement group begins in, that is C गोवा। अभी क्या है? अभी आपको पता है कि G20 का जो प्रेसिडेंट है 2023 के लिए वो है इंडिया। ठीक है, तो G20 में ही एक ग्रुप है, उसका नाम है यूथ 20 मतलब कि जितने भी हमारे पास कंट्री है G20 के अंदर, जितनी भी कंट्रीज आती हैं, उसके जो युवा लोग हैं, युवा जो है, उसके जो यूथ है, उन कंट्रीज़ को जो यूथ है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक Y20 ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कौन से? G20 देश के। ठीक है, तो उनकी जो पहली मीटिंग है, फर्स्ट मीटिंग है, ठीक है, ये 3 दिन की मीटिंग होगी यूथ 20 की, जो कि कहाँ पे होगी? असम गुवाहाटी में 6 फरवरी से वो स्टार्ट होगी। द मीटिंग विल बी हेल्ड इन IIT गुवाहाटी के कैंपस में ये मीटिंग होगी। ठीक है, द समिट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर व्यूज टू ए वर्ल्ड वाइड ऑडियंस। मतलब कि जो यूथ पीपल है ना, 20 कंट्री से आए हुए, वो आपस में क्या करेंगे? अपनी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि हमने अपने व्यूज़ प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह का हम पूरा का पूरा वर्ल्ड चाहते हैं। ठीक है, मोर देन 150 से ज़्यादा जो यूथ के डेलीगेट्स आएंगे G20 कंट्रीज़ के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो ये यूथ 20 है ना, ये 2012 में लॉन्च हुआ था। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फोरम फॉर यंग लीडर्स। जो हमारे पास यंग लीडर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अपनी सोच को उजागर करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द 8 ऑफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप अंडर G20 अम्ब्रेला। तो ये G20 का ही एक पार्ट है। G20 के जो देश हैं उन्हीं के जो यूथ पीपल है ना, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? इस बार की डिस्कशन क्या होगी? द फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्रीज 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी एज ए वे ऑफ लाइफ, पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलेशन। ठीक है, उशरिंग इन द एरा ऑफ नो वॉर। ठीक है, शेयर्ड फ्यूचर, यूथ इन द डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, हेल्थ, वेल बींग, स्पोर्ट्स एंड एजेंडा फॉर द यूथ। तो ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं, ये सारे के सारे मैटर्स इसमें डिस्कस होंगे। कहाँ पे हो रहा है? गुवाहाटी, असम में।
who won the title of नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023। सो 2023 का जो नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप है वो किसने जीता है? वो जीता है आईटीबीपी ने। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, उन्होंने ये जो है ये चैम्पियनशिप जीती है आइस हॉकी की नेशनल चैम्पियनशिप। आंसर इज 1A, दैट इज आईटीबीपी। सो आईटीबीपी का मतलब है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, उन्होंने जीता है नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2023 का टाइटल। ठीक है, ये 12वां एडिशन था, 12th एडिशन था, जो कि लेह लद्दाख में जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये जो चैम्पियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की थी आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू, IHAI के थ्रू। ठीक है, आईटीबीपी टीम ने ये जो है टाइटल 3rd बार कंटिन्यूसली, ठीक है, 2020, 21 और 22, सॉरी 21, 22 और 23 तीनों के लिए इन्होंने ये जो है वो जीता है। लगातार तीसरी बार इन्होंने ये जीता है आईटीबीपी ने। और इन्होंने इस बार जो डिफीट किया है वो डिफीट किया है लद्दाख स्कॉट्स को फाइनल में विद द स्कोर ऑफ 1-0। ठीक है, जो ये आइस हॉकी चैम्पियनशिप थी, नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप, ये हुई थी हॉकी रिंग इन लद्दाख में, वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एरिया इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज टॉप आइस हॉकी टीम्स पार्टिसिपेटेड इन दिस नेशनल चैम्पियनशिप। सो इंडो तिब्बत जो पुलिस फोर्स है वो कब बनी थी? आपको पता है कि इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में। उसके बाद उससे सबक लेते हुए इंडिया ने क्या किया है, 1962 में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो ऑर्गेनाइज की, उसको बनाया ताकि वो हिमालय और माउंटेन का जो एरिया है, जो कि बॉर्डर विद चाइना का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे जो है आईटीबीपी तैनात होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मोटो है ब्रेवरी, प्रिजर्वेंस एंड डेडिकेशन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है अनीश दयाल सिंह। 36th जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? दैट इज़ बी हरियाणा। तो हरियाणा में हमारे पास एक फरीदाबाद की जगह है, वहीं पे हमारे पास ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। पिछली बार 35th था, इस बार 36th है। जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसको इनैगोरेट किया है। ठीक है, ये जो फेयर है ये 3 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक चलेगा। ठीक है, इस साल जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो देश है ना, जितने भी देश हैं, 9 देश हैं, 8 देश है, ईरान अभी भी इसका मेंबर बनेगा, 9 देश हो जाएंगे। ठीक है, इसके जो पार्टनर नेशन है, ठीक है, वो जो है पार्टनर नेशन बने हैं। ठीक है, SCO के जो देश है वो इसके पार्टनर नेशन बने हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2023 के। अब थीम स्टेट, इसमें एक थीम स्टेट होती है हर साल। पिछली बार जो थी वो थी जम्मू एंड कश्मीर था पिछली बार 2022 में थीम स्टेट, बट इस बार क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न का जो रीजन है आपका, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ना, वो सारी की सारी स्टेट्स के हैं इस बार ये थीम है। ठीक है, इस क्राफ्ट मेला की। ठीक है, जो ये जो मेला है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, ये हर बार फरीदाबाद हरियाणा में होता है। ठीक है, ये जो मेला है ये 1987 में जो है वो स्टार्ट किया था। किसके लिए? जो स्किल आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं जो कपड़े के ऊपर आर्टिस्ट बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, कुछ एक चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, और जो कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है, उनको शो करते हैं। तो इस तरह का ये एक मेला होता है जिसमें ये सारा का सारा शोकेस होता है। ठीक है, तो जो ये मेला है ये इंटरनेशनल लेवल का मेला इसको बनाया गया है 2013 से। ठीक है, और सूरजकुंड मेला में बहुत सारे हम शोकेस करते हैं, दिखाते हैं लोगों को हमारी रिचनेस और डाइवर्सिटी जो हमारे कल्चर के अंदर है, हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से हम कोई बनाते हैं, करघा बुनकर जो होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कपड़ा होता है उसके ऊपर हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, तो जिससे हाथ से बनी हुई चीज़ें, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और कल्चरल हेरिटेज को इसमें क्या किया जाता है, शोकेस किया जाता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं और लोग वहाँ से उनको बड़ी शौक से ख़रीदते भी हैं। तो ये 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो है फरीदाबाद में स्टार्ट हो रहा है। इस बार की जो थीम स्टेट है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, पिछली बार कौन सी थी इसकी थीम स्टेट? दैट इज़ जम्मू। और इस बार पार्टनर जो नेशन है वो कौन से पार्टनर नेशन है? वो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 8 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज़ इसके पार्टनर नेशन है 2023 के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड कोच फॉर नेपाल क्रिकेट टीम। सो नेपाल क्रिकेट टीम के कोच जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है? दैट इज़ डी मोंटी देसाई, जो कि इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, क्रिकेटर थे। ठीक है, ये हमारे पास इंडियन क्रिकेटर थे, एक्स क्रिकेटर, उनका नाम है मोंटी देसाई। इनको क्या बनाया गया है? इनको बनाया नेपाल क्रिकेट टीम का
कोच, ठीक है। आजकल जो नेपाल क्रिकेट के जो कोच थे दिसंबर 2022 तक, वो थे जो हमारे पास फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर जी थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजाइन दे दिया दिसंबर 2022 में। तो उसके बाद ये पोस्ट खाली थी, तो मोंटी देसाई जो है अब क्या बने हैं, वहाँ के नए कोच बने हैं। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन हैज़ साइंड 2 ईयर डील विद मोंटी देसाई, ठीक है। मोंटी देसाई जो है उन्होंने वो हेड कोच रह चुके हैं, लाइक वेस्ट इंडीज़ के भी हेड कोच रह चुके हैं, कनाडा के, यूएई के, ठीक है। और आईपीएल के जो राजस्थान रॉयल है उसके भी ये हेड कोच रह चुके हैं, ठीक है। तो नेपाल क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है वो है रोहित कुमार पौडेल, ठीक है। अब हेड कोच ऑफ द अदर एशियन कंट्रीज़, हमारे पास एशिया की कुछ एक कंट्रीज़ हैं, उसके जो हेड कोच हैं वो कौन कौन है। इंडिया के राहुल द्रविड़ है, पाकिस्तान के शक्लेन मुश्ताक, बांग्लादेश के चंडिका हाथुरुसिंघा, ठीक है। अफगानिस्तान के जोनाथन ट्रॉट। सो आपने ये सारे के सारे याद रखने हैं। और नेपाल क्रिकेट टीम के जो कोच बने हैं, हेड कोच बने हैं, वो बने हैं मोंटी देसाई। और उससे पहले कौन थे, वो थे मनोज प्रभाकर को जो रिप्लेस करेंगे वो करेंगे मोंटी देसाई। एशियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज़ इनॉग्रेटेड इन, दैट इज़ सी तुमकुरू कर्नाटका। सो तुमकुरू जो कर्नाटका है वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका इनॉग्रेशन किया गया है। किसने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया, मतलब कि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पूरे एशिया की, किसको बनाने की, हेलीकॉप्टर को बनाने की। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसका लेड फाउंडेशन जो है वो 2016 में किया था, फाउंडेशन इसका 2016 में किया था। अब इस जो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये पूरी तरह से तैयार हो गई है, इसका इनॉग्रेशन भी इन्होंने ही किया है। और ये जो बना है ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। इनिशियली सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, ठीक है, जो कम वेट के हेलीकॉप्टर्स हैं जो जनरल काम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बनेंगे हेलीकॉप्टर्स। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो लाइट कॉम्बैक्ट फाइटर जो लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स वो भी यहाँ पे बनेंगे। और जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है वो भी यहाँ पे बनेंगे। और इनकी जो यहाँ पे रिपेयरिंग है वो भी यहाँ पे हो सकती है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना है कर्नाटका में तुमकुरू नामक जगह पे। और इसको कौन बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको बना रहा है, ठीक है। आज HAL आपने इसका नाम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले जो HAL बना था वो 1940 में बना था, कौन से नाम पे, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से। इसको वॉलचंद हीराचंद बेंगलुरु में इसको बनाया था कर्नाटका में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 1940 में बना था, फिर 1 अक्टूबर 1964 को इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है कि जिस तरह से हमारे पास एरोनॉटिक्स के जो भी हमारे पास जहाज़ हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं उनका डिज़ाइन बनाना, उनको डेवलप करना, उनको मैन्युफैक्चर करना, उनकी रिपेयर करना, ठीक है, जितने भी काम होते हैं हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, उनके इंजन्स वगैरह बनाना, ठीक है, एविएशंस के जितने भी इंजन्स हैं वो बनाना, इंस्ट्रूमेंट बनाना, एसेसरीज बनाना, तो ये सारा का सारा काम किसका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, ठीक है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर है HAL का दैट इज़ इन बेंगलुरु। सो म्यांमार एंड विच कंट्री साइंस पैक्ट इन डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर, ठीक है। न्यूक्लियर पावर मतलब कि न्यूक्लियर जो होते हैं, ठीक है, यूरेनियम वगैरह, उससे हमने क्या बनानी है, पावर बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। उस तरह का म्यांमार ने रशिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसके साथ क्या होगा, रशिया इनकी हेल्प करेगा म्यांमार की क्या बनाने में, पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, ठीक है। किसके थ्रू, न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, जो न्यूक्लियर्स होते हैं उसके थ्रू इसकी एनर्जी को बनाने का काम जो है वो कौन करेगा, रशिया करेगा। अभी आपको पता है कि म्यांमार में मिलिट्री का शासन चल रहा है आजकल, ठीक है। वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका वहाँ पे तख्ता पलट कर दिया गया था, किसने किया था, वहाँ की मिलिट्री ने इसका तख्ता पलट किया था। तो आजकल वहाँ पे मिलिट्री शासन है, तो रशिया ने इनको हेल्प करना स्टार्ट कर दिया है। दैट इज़ वो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर होता है, ठीक है, लाइक यूरेनियम वगैरह होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू क्या बनाएंगे, एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं इसको, इसके थ्रू क्या बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर, मतलब कि ये पावर जनरेशन करेंगे, ठीक है।
तो म्यांमार स्टेट मीडिया रिपोर्टेड दैट द हेड ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है, इनका जो हेड ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट है इनका नाम है सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हियांग, ठीक है, उन्होंने जो है एक मीटिंग की थी एलेक्से ई लिखाशेव के साथ, जो कि डायरेक्टर जनरल है रशियन स्टेट एटॉमिक एनर्जी के, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में क्या कर दी है, मीटिंग कर दी है और उन्होंने एक साइन पैक्ट किया है कि हम न्यूक्लियर पावर जो है वो बनाएंगे म्यांमार में। कौन किसने बोला है, रशिया ने ये बोला है। अब रशिया कहाँ कहाँ पे अपनी न्यूक्लियर पावर जो है वो जनरेशन के लिए दे रहा है, लाइक साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पे भी ये पावर जनरेशन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर, दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी के थ्रू वो क्या कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो आपने याद रखना है, रशिया ने म्यांमार को ये पैक्ट किया है कि हम आपकी न्यूक्लियर पावर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक एनर्जी या फिर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पदार्थ, ठीक है। तो रशिया ने कहाँ कहाँ पे भी, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस को भी इसी तरह की न्यूक्लियर पावर जनरेशन जो है वो वहाँ पे तैयार कर रहा है। So TCS has been named to Fortune magazine's list of the world's most admired companies. Who is the CEO of TCS? ठीक है, अभी अभी क्या हुआ है, एक फॉर्चून नाम की मैगजीन है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है। कैसी लिस्ट है, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जिनकी प्रशंसा होती है कंपनीज़ की, ठीक है, मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज़, ठीक है, उस लिस्ट में जो है TCS का भी नाम आया है, ठीक है। इसके CEO कौन है, दैट इज़ राजेश गोपीनाथन है, CEO ऑफ TCS, दैट इज़ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ये फॉर्चून मैगजीन, आपने इनका नाम याद रखना है, इसकी लिस्ट में ये आए हुए हैं, ठीक है। जो ये लिस्ट बनी है ना, ये लिस्ट बनी है एक सर्वे के थ्रू। उस सर्वे में क्या क्या किया गया था कि जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं एंड एनालिटिक्स हैं, ठीक है, मतलब कि जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स किस तरह के हैं, डायरेक्टर्स किस तरह के हैं, एनालिसिस किस तरह का है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इनका क्या 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 मोटिव है, मतलब कि क्या किस तरह से इनकी रेपुटेशन है, उस बेस पे जो है हमने क्या किया है, इन्होंने ये लिस्ट जो है तैयार की है, ठीक है। और जो इसमें है इस लिस्ट में ये भी बताया गया है कि कौन सी कंपनी कितनी इनोवेटिव है, सोशल मतलब कि जो अपने एम्प्लॉयर्स हैं और जो बाहर वाली जो मार्केट है, लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है सबसे ज़्यादा, मतलब कि उनको उनकी वैल्यूज़ को उनकी नीड को कौन ज़्यादा से ज़्यादा कौन रखते हैं, नीड को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा कौन करता है, क्वांटिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि मैनेजमेंट जो कंपनी के अंदर है वो कितना अच्छा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है, टैलेंट मैनेजमेंट कितना है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की कितनी क्वालिटी है। तो इसमें जो है TCS जो है वो टॉप कंपनीज की लिस्ट में आया है फॉर्चून मैगजीन की। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है इंडिया की, ठीक है। जो TCS के CEO है उनका नाम है राजेश गोपीनाथन। 10 फरवरी 2013 से ये TCS के CEO है। TCS का हेडक्वार्टर है मुंबई में। TCS के फाउंडर हैं फ़कीर चंद कोहली एंड JRD टाटा, ठीक है। TCS का फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1968 को फाउंड हुआ था। हु इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज 22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव, ठीक है, दैट इज़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या बनाता है, ठीक है, इन्होंने 22वां एडिशन जो है वो स्टार्ट कर दिया है भारत रंग महोत्सव का, ठीक है। कौन किसने किया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने, और ये ऑर्गेनाइज होगा 14 से लेके 26 फरवरी 2023 तक। अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये जो इंटरनेशनल थिएटर, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, किसके रिलेटेड होता है, जो थिएटर होता है, जैसे छोटे छोटे थिएटर्स होते हैं, बड़े बड़े थिएटर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, प्लेज होते हैं, ठीक है। कुछ लोग आते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक प्ले परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह का ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल है जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव, जिसको जो ऑर्गेनाइज कर रहा है वो कर रहा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और ये कहाँ कहाँ पे होगा, दिल्ली, राजमुंदरी, जयपुर, रांची, जम्मू, गुवाहाटी, श्रीनगर, भोपाल, नासिक एंड केवड़िया, इन स्थानों में जो है ये इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब ये क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पे होगी, 26 फरवरी को केवड़िया गुजरात में होगी, ठीक है। अभी 2 साल के गैप के बाद ड्यू टू कोविड की वजह से जो है ये भारत रंग महोत्सव नहीं हो रहा था। अभी 2 साल बाद जो है पहली बार जो है ये भारत रंग महोत्सव वो हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे प्लेज होंगे, कल्चरल परफॉर्मेंस होगी, पैनल डिस्कशन होगा, बहुत सारे टॉपिक्स लाइक ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में प्लेज के थ्रू लोगों को बताएंगे कि क्या क्या है, किस किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है। और जो ये प्लेज होते हैं ना, ड्रामा होते हैं, ये 16 डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो दिखाए जाएंगे। और
जो ये फेस्टिवल है थिएटर फेस्टिवल, इसको हम थिएटर फेस्टिवल बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है पूरे के पूरे एशिया का। इसका नाम है भारत रंग महोत्सव, जो कि इंडिया में हो रहा है। ठीक है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? दैट इज़ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। What is the rank of India with 24% contribution to global milk production? That is a India first। तो सबसे ज़्यादा दूध पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा दूध होता है ना, वो इंडिया में होता है। ठीक है, टोटल जो पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो परसेंटेज होता है मिल्क प्रोडक्शन का, सपोज दैट इज़ 100%, उसमें से 24% अकेला इंडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो पहला रैंक है इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में। ठीक है, इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, कंट्रीब्यूटिंग कितना कंट्रीब्यूट करता है? 24% जो पूरे के पूरे वर्ल्ड का दूध होता है वो इंडिया से आता है। और ये डाटा कहाँ से आया हुआ है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिक्स जो डाटाबेस है FAO स्टैट, वहाँ से ये डाटा जो है निकल के सामने आया है। इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है हैज़ रजिस्टर्ड 51% की ग्रोथ जो है इसमें हुई है। जो इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन है ना, वो क्या हुआ है? 51% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है लास्ट 8 सालों में। ठीक है, 2014-15 में। ठीक है, 2014-15 के मुकाबले अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो 51 गुना जो है वो ज़्यादा हो गया है। हैज़ इंक्रीज 220 मिलियन टन इन द ईयर 2021-22। तो 2021-22 में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है 220 मिलियन टन से। आपने ये याद रखना है कि 51% जो है पिछले 8 सालों में 51% से हमने जो है मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग रन्स वेरियस स्कीम। ठीक है, हमारे पास इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए जो है वो स्कीम्स जो है वो स्टार्ट की गई हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक वीकर फार्मर्स, जिनके पास पैसे नहीं है उन फार्मर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमने डेयरी फार्मर में आगे लाया है, जिसके चलते जो मिल्क की प्रोडक्शन है इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जो इंडिया की टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उसमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिल्क होता है, लगभग 15% के आसपास। राजस्थान में 14.6% के आसपास, मध्य प्रदेश 8.6, गुजरात 7.6 एंड आंध्र प्रदेश 7% के साथ जो है वो जो प्रोडक्शन होती है मिल्क की, इतनी प्रोडक्शन हमारे पास इन स्टेट्स में होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे है राजस्थान। ठीक है, डेयरी इज़ द सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कॉमोडिटी कंट्रीब्यूटिंग 5% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, जो हमारे पास टोटल GDP है ना इंडिया का, उसमें से 5% जो है वो आता है हमारे पास डेयरी फार्मिंग से, विटनेसिंग 6.4% इन द लास्ट 5 ईयर। तो 5 ईयर में जो ये कंट्रीब्यूशन है ये बढ़कर 6.4% जो है वो आ गया है। अबाउट 80 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी वजह से एम्प्लॉयड होते हैं। किसकी वजह से? हमारी डेयरी इंडस्ट्री की वजह से। तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन? दैट इज़ फर्स्ट। और कितना प्रोडक्शन होता है इंडिया में? जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो होता है ना, उससे 24% जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो अकेले इंडिया में ही होता है। Who became first Indian American woman elected as the president of Harvard Law Review? ठीक है, एक हार्वर्ड लॉ रिव्यू एक तरह का क्या है? एक तरह का स्कॉलरशिप की पब्लिकेशन है जिसको स्टूडेंट ही क्या करते हैं, उसको रन करते हैं। तो ये लॉ का एक स्कूल है, वहाँ पे ये क्या है, स्टूडेंट रन लीगल स्कॉलरशिप पब्लिकेशन है, उसका नाम है हार्वर्ड लॉ रिव्यू। उसकी जो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, वो पहली बार कोई भी इंडियन अमेरिकन वुमेन जो है वो बनी है। उनका नाम है अप्सरा ए अय्यर। सो अप्सरा ए अय्यर जो है वो 2nd ईयर की स्टूडेंट है हार्वर्ड लॉ स्कूल में। ठीक है, उनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका? हार्वर्ड लॉ रिव्यू, जो कि एक स्कॉलरशिप पब्लिकेशन है, जो कि जिसको कौन रन करता है? स्टूडेंट ही रन करते हैं। तो इसकी ये प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, अप्सरा ए अय्यर जो कि 29 ईयर्स की है, हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू बी नेम्ड एज द पोस्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन इन 136 ईयर्स लॉन्ग हिस्ट्री। मतलब कि 136 साल में पहली बार इस तरह का हुआ है कि इंडियन अमेरिकन वुमेन जो वो प्रेसिडेंट बनाई गई है इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप पब्लिकेशन की। ठीक है, अय्यर विल रिप्लेस P. कोरोनाडो। सो P. कोरोनाडो को ये रिप्लेस करेंगी। ठीक है, अय्यर वाज इलेक्टेड 137th प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू विच वाज फाउंडेड इन 1887। ठीक है, 1887 में जो है ये जो स्कॉलरशिप पब्लिकेशन है जिसका नाम हार्वर्ड लॉ रिव्यू है, वो 1887 में जो है इसको बनाया गया था। इसकी ये 137th प्रेसिडेंट बनी है। और ये पहली फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो कि
कि प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बनी है। सेंटर नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ हाउ मेनी जजेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वर्किंग स्ट्रेंथ रेजेस टू 32। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है, 34 हो गई है। ठीक है, उसमें से क्या है 27 तो हमारे पास पहले से सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, अब हमने 5 उसमें और ऐड कर दिए हैं और हमारे पास टोटल हो गया है 32। अभी भी 2 जजेस की यहाँ पे कमी है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी है, तो एडअप कितने किए हैं, 5 एडअप किए हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास आजकल कितने हैं, 32 हैं, बट टोटल होने कितने चाहिए, 34 होने चाहिए, मतलब कि 2 जो सीटें हैं वो अभी भी खाली हैं। तो 5 जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस हैं उनके नाम है जस्टिस पंकज मित्तल जो कि चीफ जस्टिस थे राजस्थान हाई कोर्ट के, वो बन गए हैं अब सुप्रीम कोर्ट के जज। एंड जस्टिस संजय करोल जो कि चीफ जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, पीवी संजय कुमार जो कि चीफ जस्टिस है मणिपुर हाई कोर्ट के, असदुद्दीन अमानुल्लाह जो कि जज हैं पटना हाई कोर्ट के, ये सिंपल जज थे। ठीक है, जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट दैट इज़ मनोज मिश्रा। इन 5 को क्या बना दिया गया है, इन 5 को बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस। ठीक है, अब टोटल जजेस हो गया 32। ठीक है, अभी भी 2 पोस्टें खाली है, वो आगे करके इनकी भी अपॉइंटमेंट होगी। Who introduced India's first hydrogen internal combustion engine H2ICE truck? ठीक है, अभी क्या हुआ है, इंडिया का पहला हाइड्रोजन बेस्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन, ठीक है, जिसका नाम है H2ICE। इस तरह का एक ट्रक जो है वो किसने बनाया है, रिलायंस ने बनाया है। किसके साथ मिलके, अशोका लेलैंड के साथ मिलके इन्होंने ये बनाया है, रिलायंस प्लस अशोका लेलैंड ने ये बनाया है इस तरह का ट्रक। ठीक है, इसमें क्या होगा ना, अब अभी आपको पता है कि जो इंजन होता है ना वो उसको चलने के लिए डीजल चाहिए होता है, पेट्रोल चाहिए होता है, या फिर LNG चाहिए होती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस चाहिए होती है। बट इसमें ये कुछ भी नहीं होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा, ठीक है, H2 होगा और ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन और H2 आपस में कब करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, इनमें क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये बनाएंगे 2H2O। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। बट इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को ये लेंगे। ठीक है, उस एनर्जी को लेंगे और ये जो एनर्जी है ये काम करेगी एज ए डीजल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कि दूसरे इंजन्स में काम करता है। ठीक है, जो ये एनर्जी है इससे हमारे पास ये जो इंजन है ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके ये पानी बनाते हैं। पानी बनाने के साथ साथ ये बहुत सारा हीट एनर्जी जो है रिलीज़ करते हैं। इसी हीट एनर्जी को हम लेंगे और इग्नाइट करेंगे स्पार्क प्लग को, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इंजन स्टार्ट होगा और हम गाड़ी को भगा सकते हैं। तो इसका नाम है H2ICE। ICE का मतलब है इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, हाइड्रोजन, तो पूरा नाम क्या हुआ, फर्स्ट है ये, इंडिया का फर्स्ट है हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, उसका नाम है H2ICE। इस तरह का ट्रक जो है वो अनवील किया गया है, किसने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अनवील किया है इंडिया एनर्जी वीक के टाइम इन बेंगलुरु। ठीक है, इसको बना कौन रहा है, इसको रिलायंस प्लस अशोका लेलैंड जो इसको बना रहे हैं। ठीक है, जो ये H2ICE टेक्नोलॉजी है ना, ये फ्रांसिस्को इसाक डे रिवाज ने 1806 में बनाया था। ठीक है, इट रैन ऑन मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें बस एक हाइड्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन होती है, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम इग्नाइट करते हैं, किसको, स्पार्क प्लग को, जिसकी वजह से हमारे पास इंजन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें जो कार्बन एमिशन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होता, मतलब कि नहीं होता है। इसमें आपका डीजल होता है, डीजल जब बर्न करता है ना गाड़ी के अंदर तो उसमें बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और हार्मफुल गैसेज निकलती है। बट जब हम इसको H2ICE को लेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरह की हार्मफुल गैस जो बाहर नहीं निकलेगी। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक SJVN का 1000 मेगावाट जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, बीकानेर में। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको दिया गया है, DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे पास 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। विच कंपनी रैंक्ड फर्स्ट इन सर्विस सेक्टर इन PE सर्वे 2021-22 दैट इज़ पावर ग्रिड। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया है, अहमदाबाद गुजरात में। न्यू स्पीकर ऑफ US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज़ केविन मैकार्थी। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने सूर्य कुमार यादव को एक नए कैंपेन के लिए साइन किया है। इंडिया आइडेंटिफाइड 2 लिथियम एंड 1 कॉपर माइन इन अर्जेंटीना। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन पुणे
वॉन बाय टेकोन ग्रिस्कोर जो कि नीदरलैंड के हैं। बेस्ट सॉन्ग ऑफ द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 किसको मिला है? नट्टू नट्टू जो कि RRR मूवी से है। चेर चेरा जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया गया है? छत्तीसगढ़ में। 120 फीट टॉल जो पोलो स्टैचू है जो कि इनॉग्रेट किया अमित शाह ने, कहाँ पे? मणिपुर में। CMIE विच स्टेट एमर्ज एज द टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया, दैट इज़ गुजरात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ? इंदौर में। जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम कहाँ पे स्टार्ट हुआ? रेड फोर्ट में, न्यू दिल्ली में। ठीक है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द कास्ट बेस्ड सेंसस, दैट इज़ बिहार। CMD ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दैट इज़ अनुराग कुमार। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 85th और जापान की पहली है। विच कंट्री टू सपोर्ट रेस्टोरेशन ऑफ हैदराबाद पेगा टॉम्स, दैट इज़ USA। पंजाबी इज ऑल सेट टू बी टॉट इन द पब्लिक स्कूल्स इन, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। बैग्स ETT बेस्ट अवार्ड्स 2023 फॉर 6th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, छठवीं बार, लगातार छठवीं बार जो है वो ETT बेस्ट अवार्ड 2023 किसको मिला है? ETT का मतलब है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, कौन देता है इसको? USA देता है। ठीक है, तो 6th टाइम कंसेक्यूटिव टाइम मतलब कि पिछले 6 सालों से लगातार उन्हीं को ये अवार्ड जो है मिलता आ रहा है। ठीक है, एक्सीलेंस इन टैलेंट डेवलपमेंट मतलब कि टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। वो है NTPC। NTPC का मतलब क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो इंडिया की एक कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ठीक है, जिसको 1975 में बनाया गया था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। उसको जो है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD USA बेस्ट अवार्ड 2023 का मिला है। छठवीं बार, लगातार छठवीं बार इनको ये मिला है। ठीक है, अब विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इन सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में NTPC का सबसे बड़ी कैपेसिटी का प्लांट है जो कि 4760 मेगावाट का प्लांट है। अब जो NTPC है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये कोयले से क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। ठीक है, इनका नाम है NTPC, तो ये कोयले से बिजली बनाते हैं। ठीक है, द टोटल इंस्टॉलेशन कमर्शियल कैपेसिटी मतलब कि जो NTPC है वो कितनी कैपेसिटी की बिजली बनाता है? दैट इज़ 69,454 मेगावाट का ये बनाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? दैट इज़ गुरदीप सिंह। Nearly 600 sea lions died due to bird flu outbreak in, that is D, पेरू। सो पेरू में क्या हुआ है? पेरू में जो है बर्ड फ्लू नामक की एक बीमारी आई है जिसकी वजह से 600 से ज़्यादा जो सी लॉयंस हैं, इनको हम सी लायंस बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो है क्या हो गई है? डेथ हो गई है। मतलब कि 585 जो सी लायंस हैं वो मर गए हैं और 55,000 जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनकी भी डेथ हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वहाँ पे बर्ड फ्लू वायरस जो है वो आ गया है, दैट इज़ H5N1। ठीक है, H5N1 जो बर्ड फ्लू का एक वेरिएंट है, उसकी वजह से ये सारी की सारी डेथ जो है वो हुई है। ठीक है, डेड बर्ड्स, जो बर्ड्स हैं उसमें जो मरी हुई बर्ड्स हैं उनमें है पेलिकन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गर्ल्स एंड पेंगुइन जो होते हैं पानी के अंदर, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है। ठीक है, H5N1 को क्या बोलते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आपने नाम याद रखना है, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसका नाम है H5N1। ठीक है, इसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये एक वायरस होता है। क्यों, कहाँ से निकलता है वायरस? ये वायरस जो निकलता है ना, जैसे जो बर्ड्स होती हैं जिनको हम खाते हैं, फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स जिनको हम खाते हैं लाइक चिकन्स, टर्की, क्वेल, गुएना, फॉल, तो इनको जो खाते हैं तो उसकी वजह से क्या निकलता है? ये वाला वायरस जो है ये निकलता है। जो हमारे पास डोमेस्टिक बर्ड्स होती हैं और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से जो है ये वायरस निकलता है। इसको बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। इसके जो टाइप्स हैं वो है H5N1, H7N9, H9N2 और H10N3। तो उसमें से जो H5N1 है जी, इसकी वजह से क्या हुआ है? इसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। इसकी वजह से ये डेथ जो है ये हुई है। कहाँ पे? पेरू में। अब पेरू कहाँ है? पेरू हमारे पास साउथ अमेरिकन एक कंट्री है। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ पेरू। ठीक है, किसका? ब्राज़ील के ये पड़ोसी देश है, इक्वाडोर का पड़ोसी देश है और चिली का भी ये पड़ोसी देश है। साथ में इसकी जो सीमा लगती है बोलीविया से भी लगती है। सो पेरू इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में तीसरी बड़ी कंट्री है। पहली बड़ी कौन है? सबसे बड़ी है ब्राज़ील। ठीक है, आफ्टर ब्राज़ील, और दूसरे नंबर पे है अर्जेंटीना, तीसरे नंबर पे बिगेस्ट में आता है पेरू। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं दीना बोलॉर्टे और कैपिटल है लीमा। करेंसी है न्यूवो सोल।
ठीक है। मेजर माउंटेन यहाँ पे एंडीज पर्वत, ठीक है, जो ये एंडीज पर्वत है ना यहाँ पे है एंडीज पर्वत, ठीक है। और यहाँ पे रिवर कौन कौन सी चलती है, अमेजन, उकायाली, मैड्रे डे डियोस, ये यहाँ की क्या है, रिवर्स हैं। Who becomes the first civic body in the country to launch green bonds, ठीक है। कौन सी ऐसी पहली सिविक बॉडी बनी है देश में जिसने ग्रीन बॉन्ड जो है वो लॉन्च किए हैं, दैट इज़ डी इंदौर। सो इंदौर का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने क्या बनाया है, वो पहली सिविक बॉडी बन गई है, ठीक है। कैसी बॉडी बन गई है, बस फर्स्ट सिविक बॉडी बन गई है जिसने ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं। ग्रीन बॉन्ड क्या है, ग्रीन बॉन्ड एक तरह का इस तरह का बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जो गवर्नमेंट है वो पैसा लेती है, फंड लेती है, ठीक है। और जो वो पैसा है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ग्रीन प्रोजेक्ट्स में। ग्रीन प्रोजेक्ट्स कौन से हुए, जिसमें धुआं नहीं निकलता है, जिसमें CO2 नहीं निकलता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग की जो गैसेस होती है ना वो नहीं निकलती है, उन सब प्रोजेक्ट्स में जो है इसको लगाया जाता है। लाइक रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी, जो रिन्यूएबल एनर्जी है लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके थ्रू हमने एनर्जी बनाना, तो इनको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। इनके एनहांसमेंट के लिए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई भी धुआं नहीं होना चाहिए, कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं होनी चाहिए, CO2 नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल वाटर, अच्छा पानी होना चाहिए ताकि वो अच्छी हेल्थ प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। इस तरह के मैनेजमेंट, इस तरह के कामों के लिए, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको बोलते हैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स। उसमें जो है जो ग्रीन बॉन्ड्स, इन ग्रीन बॉन्ड से जो पैसा रेज होगा, जो फंड रेज होगा वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सके, पोल्यूशन को कम कर सके और ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके। तो इस तरह की जो पहली बॉडी बन गई है वो बन गई है कौन सी, इंदौर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली कंट्री बन गई है जिसने ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं, ठीक है। उन्होंने द कॉरपोरेशन हैज़ प्लान टू रेज 244 करोड़, ठीक है, मतलब कितने ग्रीन बॉन्ड्स, इस तरह के ग्रीन बॉन्ड्स बेचेंगे और उससे क्या नहीं मिलेगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो उन्होंने सोचा है कि हमने 2044 करोड़ रुपए जो है इससे हम इकट्ठा करेंगे और इसकी वजह से जो ये पैसा आएगा ना, इससे इन्होंने 60 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाना है। कहाँ पे, जुलाद पंपिंग स्टेशन इन हम समराज एंड अशुखेड़ी विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। और इस तरह की सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सोलर पावर प्लांट में लगाएंगे ताकि हम एनर्जी डेवलप कर सकें और CO2 का एमिशन कम हो और ग्रीन हाउसेस का एमिशन भी इसमें क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट, मतलब कि जो एनवायरनमेंट है और क्लाइमेट है उसको अच्छे से अच्छा रखना है। इसी का ये मेन मतलब है कि इसी के लिए इन्होंने ये ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं। विच अमेरिकन इंडियन स्टूडेंट नेम्ड वर्ल्ड्स ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स फॉर सेकेंड टाइम, ठीक है। वर्ल्ड की जो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट है, लगातार दूसरी बार इनको ये अवार्ड मिला है। वो है इंडियन अमेरिकन, है तो इंडियन बट वो सिटीजन है अमेरिका की, ठीक है। उनका नाम है नताशा पेरियानगम, ठीक है। तो नताशा पेरियानगम है, जो वो है इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट। उनको वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट जो इनको दूसरी बार जो इनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। इंडियन अमेरिकन स्कूल गर्ल नताशा पी हैज़ बीन नेम्ड इन द जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ टैलेंटेड यूथ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट, ठीक है, वर्ल्ड की मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। और जो ये लिस्ट है ये किसने जारी की है, जॉन हॉपकिंस सेंटर ऑफ टैलेंटेड यूथ, ठीक है। इन्होंने ये लिस्ट जारी किया और लगातार दूसरी बार इसको ये अवार्ड मिला है। हु इज़ नताशा पी, नताशा पी एक 13 साल की लड़की है जो कि कहाँ पे पढ़ती है, फ्लोरेंस एम गॉर्डनियर मिडिल स्कूल इन न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट्स में पढ़ती है, ठीक है तो इंडियन बट इनकी जो सिटीजनशिप है वो है USA की, ठीक है। शी टुक द जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ एग्ज़ाम, ठीक है। ये एक तरह का एग्ज़ाम होता है जॉन हॉपकिंस सेंटर्स फॉर टैलेंटेड यूथ, 2021 में इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। एट द टाइम शी वाज 5th ग्रेडर, उस टाइम ये 5वीं क्लास में पढ़ती थी। इसमें क्या होगा, इसमें वर्बल एप्टीट्यूड भी होता है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड भी होता है, ठीक है। इसमें इन्होंने 90 परसेंटाइल मार्क्स जो है वो हासिल किए हैं, वॉज इक्वलेंट टू अचीविंग इन 90% परसेंटाइल इन ग्रेड 8th, अर्निंग हर प्लेस इन द ईयर्स ऑनर लिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 15,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था 76 कंट्रीज से, उसमें से इनको पहला अवार्ड मिला है। इनका नाम है नताशा पेरियानायागम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड
फैमिली आईडी पोर्टल, दैट इज़ बी उत्तर प्रदेश। कुछ टाइम पहले हमने ये न्यूज़ भी पढ़ी थी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या स्टार्ट करने वाली है, फैमिली आईडी पोर्टल जो है वो स्टार्ट करने वाली है। तो यूपी गवर्नमेंट ने फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी जो ये पोर्टल है ये लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि जो स्टेट्स है ना, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। ठीक है, अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अब उनको अगर राशन देना हो, फूड देना हो, ठीक है, तो वो कैसे देंगे? ठीक है, उनके लिए क्या बनाया है? उनके लिए ये फैमिली आईडी पोर्टल जो है ये बनाया है। इसके थ्रू क्या होगा? इसके थ्रू जिन फैमिलीज़ के पास आईडी नहीं है ना, उनको ये आईडी बनाएंगे और ताकि वो स्कीम का बेनिफिट उठा। तो इसका मेन मोटिव क्या है? टू प्रोवाइड फ्री एंड सब्सिडाइज्ड राशन, मतलब कि जो सारे के सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है, उनको फ्री में और कम पैसों में जो राशन है वो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, किस स्कीम के अंतर्गत? नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, जिनके पास पहले से ही आईडी है उनको जो राशन मिलेगा ना वो उनके राशन कार्ड पे मिलेगा, और जो ये फैमिली आईडी उनकी बनेगी वो राशन कार्ड आईडी के थ्रू ही बनेगी। बट जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो नई आईडी जो इसमें बनाएंगे। ठीक है, इट विल क्रिएट कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस। तो इस तरह से क्या होगा? इस तरह का एक, जैसे सब लोग हैं, सब लोगों की अलग अलग आईडी बनेगी, फैमिली आईडी बनेगी, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? बहुत सारा डाटा हो जाएगा। तो उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस भी बनाया जाएगा, वो भी उत्तर प्रदेश में ही बनाया जाएगा। तो ये जो आईडी है ना, इसको हम किसी और पर्पज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक फैमिली मेम्बर कैन यूज़ द आईडी टू डिटरमाइन द कास्ट, किसी फैमिली की कास्ट को डिटरमाइन करने के लिए, उनका बर्थ सर्टिफिकेट डिटरमाइन करने के लिए, मतलब कि बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो तो उसके अप्लाई करने के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फैमिली आईडी पोर्टल जो है किसने स्टार्ट किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अर्बन 20 सिटीज़ शेरपास मीटिंग बिगिंस एट, दैट इज़ सी अहमदाबाद। सो अभी आपको पता है कि G20 का जो प्रेसिडेंट है दैट इज़ इंडिया। ठीक है, 2023 के लिए इंडिया इसके प्रेसिडेंट है। तो जितनी भी मीटिंग्स होगी G20 की, वो सारी की सारी इंडिया में होगी। ठीक है, तो इसमें जो अर्बन 20 सिटीज़ शेरपास की जो मीटिंग हुई है वो हुई है अहमदाबाद में। अर्बन 20 का मतलब है, मतलब कि जो सिटीज़ हैं, जितने भी हमारे पास G20 में 20 देश है ना, 19 देश है, एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो जितने भी ये कंट्रीज़ इसमें G20 में आती हैं, ठीक है, उनकी जो सिटीज़ हैं, ठीक है, उन सभी देशों की जो सिटीज़ है उसके लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसमें क्या क्या करना है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर बनाना है उन सिटीज़ में। वाटर सिक्योरिटी, मतलब कि सभी को पानी मिलना चाहिए, अच्छा पानी मिलना चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट जो ज़्यादा चेंज नहीं करना है। लोकल आइडेंटिटी, अर्बन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो काम है ये हमने करने हैं सिटीज़ में। कौन सी सिटीज़ में? जो ये G20 देश है ना, इन सभी की सिटीज़ में हमने इस तरह के काम करने हैं। तो इसकी एक जो मीटिंग है अर्बन 20 सिटीज़ की शेरपा की मीटिंग, वो अहमदाबाद गुजरात में हुई है। ये जो मीटिंग है ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन दोनों ने ये मीटिंग जो है ये की है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? to focus on fostering solidarity between the cities to find common solution and the line overall objectives of the G20। ठीक है, तो हम आपने ये लिखने हैं जो भी ये वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट, लोकल आइडेंटिटी, अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, डिजिटलाइजेशन, तो ये सारे के सारे काम हमने सभी सिटीज़ में करने हैं। तो ये थर्ड मीटिंग है जो कि गुजरात में हो रही है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द G20। ठीक है, तो इस तरह की क्या है, तो फर्स्ट मीटिंग, तो अभी हमारे पास क्या है, 3-4 मीटिंग्स और भी हो गई हैं G20 की। लाइक फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की जो मीटिंग हुई है वो ही है चंडीगढ़ में। G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है बेंगलुरु में। और Y20 की मीटिंग कहाँ पे हुई है? गुवाहाटी, आसाम में। और अर्बन 20 सिटीज़ शेरपास की मीटिंग कहाँ पे हुई है? अहमदाबाद, गुजरात में। Who launched India's first traffic management system for drones। ठीक है, जो हमारे पास ड्रोन्स होता है, फ्लाइंग ड्रोन्स होते हैं, ठीक है, उनके ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ताकि वो हमारे एयर स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, एक दूसरे से ना टकराए। इसके लिए क्या है, इंडिया की पहली ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किसने लॉन्च किया है? दैट इज़ स्काई एयर। तो स्काई एयर कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, जितने भी हमारे पास ड्रोन्स हैं वो अच्छे से अपने एयर स्पेस में अच्छे से उड़ सके, वो एक दूसरे के साथ ना टकराए। तो उसके ट्रैफिक के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जो है किसने उठाई है? ठीक है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम किसने
डेवलप किया है? वो किया है स्काई एयर ने। तो ये इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जो हमारे पास रोड एंड ट्रांसपोर्ट के हैं, हाईवेज के, दैट इज़ नितिन गडकरी, उन्होंने इसका अनवील किया, इसको लॉन्च किया है स्काई यूटीएम, विच इज़ द मोस्ट एज कटिंग अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड विच इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, मतलब कि 4000 फ्लाइट्स पर आवर, ठीक है। जो हमारे पास एरोस्पेस है उसमें 4000 फ्लाइट्स को ये क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और 1 घंटे में 4000 फ्लाइट्स को मैनेज कर सकता है, और पूरे दिन में ये 96,000 फ्लाइट्स को जो है वो मैनेज कर सकता है। स्काई यूटीएम ये क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा। क्लाउड बेस्ड मतलब कि इंटरनेट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ड्रोन्स, तो इस तरह के जो ड्रोन्स हैं वो हम किस में यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वेलिंग, रियल एस्टेट और ट्रांसपोर्ट में भी इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ अब ड्रोन का कर सकते हैं क्योंकि अब ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इंडिया का आ गया है, ठीक है। ड्रोन कंपनी विल मॉनिटर द हाईवेज एंड रोड कंस्ट्रक्शन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च हैपनिंग इन दैट विल सर्टनली हैव इन द स्केल इट्स यूजेस, ठीक है। जो ड्रोन कंपनीज़ हैं अब सारे के सारे कामों में, जैसे हाईवेज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, तो उसमें भी हम ड्रोन्स को यूज़ करेंगे। तो उसके मैनेजमेंट के लिए जब हम ड्रोन्स फ्लाई करेंगे तो उसके मैनेजमेंट के लिए तो उसका मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए। तो ये किसने लॉन्च किया है, स्काई एयर ने। UNESCO to declare dash dash the world's first living heritage university, that is a विश्वा भारती यूनिवर्सिटी। तो जो ये विश्वा भारती यूनिवर्सिटी है ये फाउंड की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में, ठीक है। इसको क्या मिला है, इसको फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है वो यूनेस्को देने वाला है, अभी डिक्लेयर दिया नहीं है, देने वाला है, ठीक है। इट विल सून रिसीव द यूनेस्को हेरिटेज टैग, ठीक है। ये पहली यूनिवर्सिटी है जो कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लिविंग हेरिटेज के अंदर आएगी यूनेस्को में, ठीक है। तो विद्युत चक्रवर्ती जो कि वाइस चांसलर है विश्वा भारती यूनिवर्सिटी के आजकल, ठीक है। यूनेस्को ने क्या बोला है, ठीक है, 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी और 1922 से ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। विश्वा भारती वॉज इनॉग्रेटेड एज द सेंटर, मतलब कि जो विश्वा भारती था ये किस लिए बनाया गया था, ये बनाया था सेंटर फॉर कल्चर with exploration in art, language, humanity, music, and these are the reflect in the diversities that continues in their educational program, like including Hindi studies, Sino-Asian studies, humanity, fine arts and music। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। 1922 में जो ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी ना, ये हमारे पास किस लिए बनाई थी, ताकि हमारा जो लोकल कल्चर है वो निखर के बाहर आए। हिंदी की स्टडी में हिंदी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े, एशियन स्टडीज़ को पढ़े, ह्यूमैनिटीज़ को पढ़े, फाइन आर्ट्स और म्यूज़िक को पढ़े। तो इसके लिए ये यूनिवर्सिटी जो है ये बनाई गई थी। इसके जो पहले वाइस चांसलर थे वो थे रथिंद्रनाथ टैगोर, जो कि पुत्र थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, और जो इसके दूसरे वाइस चांसलर थे ना वो थे जो हमारे पास इकोनॉमिस्ट है ना अमर्त्य सेन, उनके पोते थे इसके सेकंड वाइस चांसलर। अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को कब फाउंड हुआ था, 16 नवंबर 1945 में, कहाँ पे, लंदन यूके में। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑद्रे अजोले। डैश डैश बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट स्टेप टू सपोर्ट क्रेडिट कार्ड्स ऑन यूपीआई, ठीक है। अब क्या है, अब यूपीआई में क्या था, पहले हम यूपीआई के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते थे। अब क्या हुआ, जो मोबिक्विक है उन्होंने क्या किया है, ये पहली फर्स्ट स्टेप बन गई है इंडिया की, जो क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड यूपीआई के ऊपर हम क्रेडिट कार्ड भी अब क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। वो किसने किया है, मोबिक्विक ने, ठीक है। तो इंडिया की पहली फिनटेक कंपनी दैट इज मोबिक्विक हैज़ बिकम द फर्स्ट फिनटेक ऐप टू सपोर्ट रुपे डेबिट कार्ड ऑन यूपीआई। तो यूपीआई के थ्रू अगर हमने पेमेंट करनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो पहले क्रेडिट कार्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता था, डेबिट कार्ड ही एक्सेप्ट करता था। बट अब क्या है, क्रेडिट कार्ड भी ये एक्सेप्ट करेंगे। कौन एक्सेप्ट करेगा, मोबिक्विक, ठीक है। तो विद इन नियरली 50 मिलियन यूज़र्स हैं जो कि इस तरह की प्रोसेसिंग करेंगे क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो हो जाएगा हमारे कैशलेस इकोनॉमी को, ये इंडिया की कैशलेस इकोनॉमी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। विद रुपए के जो डेबिट कार्ड है वही ये एक्सेप्ट करेगा।
ठीक है। जो रुपए के डेबिट कार्ड है वो यूपीआई आईडी मिलेगी उनको, ठीक है, थ्रू मोबिक्विक, और मोबिक्विक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिर पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, यूपीआई पिन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, आप तो पेमेंट हम इसमें कर सकते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपनड इन दैट इज़ ए गुलमर्ग। सो गुलमर्ग में क्या हुआ है, इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो खोल दिया गया है। गुलमर्ग कहाँ पे है, वो है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इग्लू मतलब कि इस तरह का ये एक शेप है, ठीक है। ये जो बनाया गया है ना रेस्टोरेंट, ये बनाया गया है शीशे का, ग्लास का बनाया गया है। उसके ऊपर ये बर्फ़ जो है वो गिर पड़ी है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, तो ये पहला है हमारे पास ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है जो कि हमने फिनलैंड से लिया है। तो फिनलैंड में इस तरह के जो इग्लू होटल्स है, रेस्टोरेंट है, वो बनाए जाते हैं। तो उसी को देखते हुए अब इंडिया का ये पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खुला हुआ है। तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना है टूरिस्ट के अंदर। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ भी ले रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक टूरिस्ट का डेस्टिनेशन जो है, अट्रैक्शन का डेस्टिनेशन बन गया है। दिस यूनिक ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इज़ डेवलप्ड बाय, किसने इसको बनाया है, इसको बनाया है कोलाहुई ग्रीन हाइट्स ए होटल इन गुलमर्ग। अब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक विच कंट्री अनाउंस्ड टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी, दैट इज यूएसए। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज सहर स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, दैट इज त्रिपुरा। किंग कॉन्स्टेंटाइन II passes away, he was from which country, Greece। The Soul of Steel चैलेंज कहाँ पे लॉन्च हुआ था, उत्तराखंड में। वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल पार्टी, दैट इज़ बीजेपी। भारत गौरव डिलक्स एसी ट्रेन्स श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या टू जनकपुर से स्टार्ट हुई है। इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, दैट इज़ इन शिलोंग। ब्राज़ील अपॉइंट सोनिया गुजराजा एज द first minister of Ministry of Indigenous People। 11-year-old Falak Mumtaz won the gold medal at 23rd National Square Championship। First woman Chief Secretary of Telangana, that is Shanti Kumari। Startup firm IG Drone developed India's first 5G enabled drones, Skyhawk। First woman officer to be posted at BRO, that is Surbhi Jakhmola। Women's reservation bill कहाँ पे आया हुआ है, उत्तराखंड में। Who wins girls under 15 title in British Junior Open, that is अनाहत सिंह। 71st मिस यूनिवर्स, दैट इज़ आर बोनी गैब्रियल यूएसए की। मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में से स्टार्ट हुई थी। 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, कर्नाटका में। हु क्लेम्ड विक्ट्री ओवर श्रीलंका बाय अ रिकॉर्ड 317 रन इन थर्ड ODI, दैट इज़ इंडिया। WIPL वोमेन IPL मीडिया राइट्स फॉर RS 951 करोड़ किसने लिए हैं, वायकॉम 18 ने। लॉन्च्ड न्यू रॉकेट SSLV D2 लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर एट श्रीहरिकोटा, ठीक है, दैट इज़ इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने SSLV D2 जो है वो लॉन्च किया है, कहाँ से, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से लॉन्च किया है। तो ये श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, ये है आंध्र प्रदेश में। तो SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको याद होगा कि हमने अगस्त 2022 में पढ़ा था कि 9 अगस्त के आसपास, ठीक है, कि हमने SSLV जो है ये बनाया है। किसके लिए बनाया है, जैसे हमारे पास छोटे छोटे सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनको ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो है हमने ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया हुआ है, ठीक है। ये एक व्हीकल होता है, ठीक है, इसके अंदर सैटेलाइट्स होती हैं जिसको हम ऑर्बिट में भेजते हैं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने के लिए, ताकि हमें उससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो ये इसको बोलते हैं हम SSLV, ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो इसकी पहली जो उड़ान थी वो अगस्त 2022 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें एक था हमारे पास आज़ादी सेट और एक था EOS-2 सैटेलाइट। जो EOS-2 सैटेलाइट है उसको तो हमने अच्छी तरह से ऑर्बिट में प्लेस कर दिया था, बट जो आज़ादी सेट है जो कि स्कूल के स्टूडेंट्स ने बनाया था, गर्ल्स स्टूडेंट्स ने, वो क्या हो गया था, वो फेल हो गया था, ठीक है। तो ये वो पहला इसका मिशन था, और ये अभी जो है इसका कौन सा मिशन है, सेकेंड मिशन था, ठीक है। इट हैज़ 3 डिफरेंट सैटेलाइट्स, इसमें जो है हमारे पास 3 डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं। ये जो है ना, ये व्हीकल है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, 3 सैटेलाइट्स हैं। एक का नाम है इसरो ES-07, ठीक है, ये है हमारे पास इसरो का EOS-07 सैटेलाइट। दूसरा था हमारे पास US बेस्ड एक फर्म है अंटारिस, इनका है जेनुस 1,
ठीक है, ये भी सैटेलाइट इसके अंदर था। ठीक है, और तीसरा कौन सा था हमारे पास, आज़ादी सैट 2। ठीक है, चेन्नई बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है स्पेस किड्स नाम से। ठीक है, तो इसका नाम है आज़ादी सैट 2, जो कि इसमें हमने इसको लॉन्च किया है। किसके थ्रू लॉन्च किया है, SSLV D2 के थ्रू हमने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस है, लाइक इसरो के शुक्रयान 1 मिशन टू प्लैनेट वीनस इज रिपोर्टेडली शिफ्टेड टू 2031। पहले 2025 तक हमने ये करना था, बट अपने क्या किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने इसकी जो मान्यता है, मतलब कि इसके ऊपर जो कागजी कार्यवाही है उसके चलते 2031 को शिफ्ट कर दिया गया है। स्टार्टअप फ्रॉम IG ड्रोन डेवलप इंडियाज फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन दैट इज नोन एज स्काईहॉक। स्पेस किड्स इंडिया सैटेलाइट्स मेड 750 स्कूल गर्ल्स टू बी लॉन्च्ड बाय इसरो। जो हमने लॉन्च किया था ना अगस्त में, ये था वो सैटेलाइट जिसका जो कि क्या हो गया था, वो फेल मार गया था। ठीक है, अब हमारे पास इसरो के कुछ सैटेलाइट इसरो के कुछ लॉन्च है, लाइक PSLV C51 हमने एमेजोनिया 1 और 18 अदर जो सैटेलाइट्स है उसको हमने ऑर्बिट में प्लेस किया था। ये 53rd मिशन था इसरो का। ठीक है, 53rd कैसे है, 51 तो ये हुआ C51। ठीक है, जो कि सक्सेसफुली हमने क्या किए हैं, ऑर्बिट में प्लेस किए हैं। ओवरऑल क्या था, 2 अनसक्सेसफुल भी रहे हैं, तो ओवरऑल है हमारे पास ये 53rd मिशन। PSLV C52 में रीसेट 1A, इंस्पायर सेट और INS-2DD जो कि भूटान का था, ये 3 सैटेलाइट भेजे थे। PSLV C53 में DSEO, न्यूसार एंड स्कूब, ये सिंगापुर के थे दोनों। ठीक है, इनको भी हमने क्या किया था, प्लेस किया था ऑर्बिट में। और PSLV C54 में INS-2B सैटेलाइट, नैनो MX, APRS, DZ-Peter, तो ये जो हमारे पास सैटेलाइट्स थे इनको हमने प्लेस किया था। अभी क्या किया हमने, पिछले कल जो किया हमने, इसरो ने US 3 सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में छोड़े हैं। किसके थ्रू, SSLV के थ्रू। ठीक है, उसका एक है इसरो EOS-07, दूसरा US बेस्ड है GNS-1, और तीसरा क्या हमारे पास आज़ादी सैट 2। ठीक है, और जो ये है ना, ये PSLV के हैं, इसका नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब एरियन 5 रॉकेट से GSAT-24 जो है वो छोड़ा गया, कहाँ से, फ्रेंच गुआना से, गिवन ऑन लीज टू टाटा DTH। आज़ादी सेट एंड EOS-2 ऑन SSLV व्हीकल फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये पहली फ्लाइट थी। ठीक है, आज़ादी सेट 1 जो कि हमारे पास क्या हुआ था, ये फेल हो गया था। EOS-2 को हमने सक्सेसफुली ऑर्बिट में छोड़ दिया था। अब नासा का एक स्पेस इंडियन अमेरिकन स्पेस एक्सपर्ट है AC चारनिया एज चीफ टेक्नोलॉजिस्ट जो इसको अपॉइंट किया है। और नासा लॉन्चेज इंटरनेशनल मिशन SWOT टू सर्वे अर्थ्स वाटर। ठीक है, अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बात करते हैं। ये जो एस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इट्स अ नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो अपने स्पेस रॉकेट्स है ना, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है वहाँ से छोड़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसके चेयरमैन है S सोमनाथ। The Geological Survey of India has found lithium reserve in that is A J&K। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने को क्या मिला है, लिथियम रिजर्व मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कितना मिला है, 5.9 मिलियन टन जो है वो मिला है रिजर्व, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, आपने ये याद रखना है, रियासी डिस्ट्रिक्ट की जम्मू कश्मीर में मिला है। ठीक है, आज क्या करते हैं हम, जो लिथियम है ना, हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं। अब हमारे पास खुद का भी एक रिजर्व आ गया है, जहाँ पे ये रिजर्व बहुत कम है। ठीक है, 5.9 मिलियन टन है तो काफ़ी कम है, बट हमारे पास अब खुद का भी हो गया है। ठीक है, 2021 में जो लिथियम का प्राइस है ना वो इंक्रीज़ कर गया था 400%। क्यों हो गया था, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 2021-22 में अब क्या हो रहा है, जितनी भी हमारे पास बैटरीज आ रही है, मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी आ रही है, दूसरी कार्स की बैटरीज आ रही है, व्हीकल की बैटरीज आ रही है, वो सारी की सारी बनती है लिथियम से, क्योंकि लिथियम का वेट कम होता है ना, और ये बैटरी बनाने में बहुत ही अच्छी होती है। तो इसी वजह से इसका प्राइस भी अब क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो लिथियम की रिज़र्व हैं वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ लाइक अर्जेंटीना, चिली एंड बोलीविया। बट जो पूरे वर्ल्ड में है सबसे ज़्यादा जो लिथियम है वो कौन प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है चाइना। दैट इज़ अबाउट 75% ऑफ द लिथियम ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितना भी लिथियम आज प्रोड्यूस होता है ना, उसका 75% अकेला चाइना जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लिथियम से हम क्या बनाते हैं, इसमें हम रिचार्जेबल बैटरीज बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होती है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमराज, और इसमें ये सब जगह पर ये आजकल यही यूज़ हो रहा है क्योंकि इसका लाइट वेट होता है।
हु इनैगोरेट मिशन अंत्योदया सर्वे 2022-23 इन न्यू दिल्ली, दैट इज़ बी गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने क्या इनैगोरेट किया है, अंत्योदया सर्वे मिशन 2022 एंड 23। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने ये जो मिशन है ये स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है, इसका मेन गोल है कि हमने क्या करना है, जो पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी को हमने इंडिया से ख़त्म करना है, इसका ये मेन मकसद है। और इसी के साथ साथ इन्होंने इसका पोर्टल भी लॉन्च किया है और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, द मिशन विल इंश्योर द इफेक्टिवनेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम फॉर सस्टेनेबल लिवलीहुड फॉर ईच मार्जिनल हाउस होल्ड। मतलब कि जितने भी हमारे पास पुअर पीपल हैं उनके घर में क्या होना चाहिए, हमारे पास प्रॉपर जो सामान है, प्रॉपर जो पैसा है वो उनके पास पहुंचना चाहिए। वो प्रॉपर जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, वो सारी की सारी जो है उनके पास पहुंचनी चाहिए। इसी का ये मेन मोटिव है मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23। तो मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 विल कंडक्टेड इनटू 2,69,253 ग्राम पंचायत ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपने ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये याद रखना है कि मिशन अंत्योदय सर्वे जो है 2022-23 जितने मेरे पास पोवर्टी है, पुअर पीपल हैं, उनकी लिवलीहुड को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको करेंगे। और आपने ये भी याद रखना है कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड जो ये सर्वे है ये सर्वे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं। पीएम मोदी इनैगोरेट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन, दैट इज़ डी लखनऊ। तो लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो हुआ लॉन्च किया है। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लॉन्च करने का क्या मकसद है, तो आप यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ग्लोबल मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड, इन्वेस्टर मतलब कि जो पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो उसी की ये इन्वेस्टमेंट है, समिट है 2023 में लखनऊ, यूपी के लखनऊ में ये स्टार्ट हुई है। तो यूपी के जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, बिजनेसेस हैं, ताकि जो लोग हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के लोग यूपी के जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पे क्या कर सकें, अपना इन्वेस्ट कर सके, पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो ये इन्वेस्टर समिट्स हैं, ठीक है, वर हेल्ड इन द डिविजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, स्पेशली रोड शो वर हेल्ड इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री इन 21 सिटीज़ एंड 16 कंट्रीज़। तो इस जो समिट में है इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, ऑब्वियस ही बात है, इसमें बहुत सारे पॉलिसी मेकर पार्टिसिपेट करेंगे, इंडस्ट्रियल जो लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, एकेडमिया के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, थिंक टैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और लीडर्स पूरे के पूरे वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें इंडिया को क्या फ़ायदा है, इंडिया को ये फ़ायदा है कि यूपी और आसपास के इलाकों में, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पे भी बिजनेस है ना, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी इकॉनमी ऊपर आएगी, हमारे रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। अभी बिरला जो है हमारे पास, बिरला इंडस्ट्रीज़, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ कितने की 25,000 करोड़ रुपए की न्यू इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट हो रही है 2023 की, वो कहाँ पे हो रही है, लखनऊ में। व्हाट इज़ ऑपरेशनल दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त इज़ क्या है, ऑपरेशन दोस्त जो है हमारे पास है, ये एक तरह का ऑपरेशन है टू रेस्क्यू द अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की एंड सीरिया। अभी आपको पता है कि 6 फरवरी को क्या आया था, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक जो हमारे पास आया था, कहाँ पे, टर्की और सीरिया के अंडर। आपने सीरिया भी याद रखना है, सीरिया में भी आया है, टर्की में भी आया है। कितने मैग्नीट्यूड का, 7.6 और 7.8 के आसपास जो है हमारे पास ये आया था मैग्नीट्यूड का। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक था, जिसमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग, जो ये खड़ी खड़ी बिल्डिंग्स थी सारी की सारी ढह गई हैं, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो फंस गए हैं मलबे के अंदर। ठीक है, तो जैसे इंडिया को ये पता चला कि टर्की और सीरिया में जो है भूकंप आया है, तो टर्की और सीरिया के लिए इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त नाम का एक जो है हमारे पास ऑपरेशन स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जो इंडिया है ना, इंडिया हमारे पास बहुत सारी जो हेल्प है टर्की और सीरिया के लिए हमने यहाँ से भेजी है अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन दोस्त के अंदर। ठीक है, तो इंडिया जो है वो सबसे पहली कंट्री बनी है अमंग द फर्स्ट कंट्रीज़ टू हेल्प द अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। सभी लोग जो है टर्की की तरफ देख रहे हैं, टर्की की जो ना कोई हेल्प कर रहा है, बट सीरिया की कोई मतलब कि कम कंट्रीज़ हेल्प कर रही है, जिसमें इंडिया भी एक है।
ठीक है। तो इंडिया ने क्या भेजा है, इंडिया ने इमीडिएटली अपने हमारी जो नेशनल डिजास्टर की जो फोर्स है, एनडीआरएफ की फोर्स, वो जो है वहाँ पे भेजी है। कब? 6 फरवरी 2023 को शाम को भेज दी है। और 8 फरवरी 2023 को 6 टन इमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंस भी हमने भेजी है। ठीक है। 3 ट्रक लोडेड प्रोटेक्टिव गियर, इमरजेंसी मेडिसिन्स, ईसीजी मशीन और अदर जो मेडिकल सप्लाईज है उनको हमने भेजा है। ठीक है। हमने इस तरह का सामान वहाँ पे भेजा है कि वहाँ पे क्या है, टर्की पे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, 99 डॉक्टर्स एंड जितने भी वॉलेंटियर्स हमने एनडीआरएफ के भेजे हैं और दूसरी जो टीम्स भेजी हैं, वो उन्होंने अपना एक आर्टिफिशियल जो है वहाँ पे क्या बना दिया है, एक हॉस्पिटल भी बना दिया है। ठीक है। अभी इंडियन एयरफोर्स ने हमारे C-17 जो एयरक्राफ्ट है वो भी भेजे हैं अडाना के लिए। ठीक है। इसमें 47 पर्सनल और एनडीआरएफ भी भेजे हैं और 3 सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें गए हैं। ठीक है। हमारे जो डॉक्टर्स हैं 99 प्लस जो हमारे पास डॉक्टर गए हैं, टोटल जो हमारे पास पीपल गए हैं ना, वो गए हैं 201 के आसपास। ठीक है। वहाँ पे हेल्प करने के लिए, जो लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए, तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे हेल्प की है। इंडिया ने वहाँ पे मेडिकल सप्लाईज़ भी भेजी है, ड्रिलिंग मशीन्स और कुछ और इक्विपमेंट्स हैं ताकि हम लोगों को वहाँ से बचा सकें। ठीक है। और इंडिया का जो गरुड़ा एरोस्पेस है ना, ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस, उन्होंने अपने जो ड्रोन्स हैं वो भी वहाँ पे भेजे हैं ताकि जो लोग हैं ना, जो लोग हैं जो कि दबे हुए लोग हैं, उनका पता लगाया जा सके कि लोगों को तक हमने मेडिसिन भी हम ड्रोन के थ्रू पहुँचा सकते हैं, फूड फैसिलिटी सप्लाई भी हम ड्रोन के थ्रू जो है वहाँ पे भेज सके। तो ये सारा का सारा काम क्या कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। क्वाड नेशन बिगिंस पब्लिक कैंपेन टू इम्प्रूव दैट इज़ बी साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्वाड नेशन ने एक पब्लिक कैंपेन जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है। आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी डिजिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं और डिजिटल ठगी भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि लोगों को ऑनलाइन ही लोग क्या करते हैं, ठग रहे हैं। ठीक है। तो उससे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी जो है वो मिशन जो है, वो कैंपेन जो है वो किसने स्टार्ट किया है, क्वाड नेशन ने। अब क्वाड नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं क्वाड के अंदर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथ द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम इन द इंडो पैसिफिक रीजन। वो इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहाँ पे हमने क्या करना है, साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करना है ताकि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ना ठगें। ठीक है। दूसरे लोगों को ना ठगें। ठीक है। इंटरनेट के ऊपर जो भी फ्रॉड होता है वो उससे बचाया जा सके। ठीक है। तो इंटरनेट यूजर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कैन टेक स्मॉल स्टेप्स टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूव द साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सेफ्टी। मतलब कि जितने भी हमारे पास इंटरनेट यूजर्स हैं उनको बोला गया है कि आप थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा आप इस तरह का रखें कि अपनी सेफ्टी रखें, साइबर सेफ्टी रखें और थोड़ी सी साइबर सिक्योरिटी रखें। ठीक है। अपने पासवर्ड को बार बार चेंज करते रहें। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो करते रहें। ठीक है। और जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उनको रेगुलरली अपडेट करते रहें। ठीक है। और जो पासवर्ड्स हैं, पास फ्रेजेस उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है। उनको हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग रखें और उनको हम फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें ताकि हमारे पास ऑनलाइन फ्रॉड्स जो हमारे पास फिशिंग होती है उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके। ये किसने किया है, क्वाड ने, अमेरिका, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया ने। ठीक है। अब जो क्वाड था, क्वाड का कंसेप्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो जापान के थे, शिंजो आबे, जिनकी पिछले साल जो डेथ हो गई थी, ठीक है, 2007 में इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। और 2022 का जो समिट हुआ था वो हुआ था जापान में क्वाड का। अब जो 2023 में समिट होगा क्वाड का वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। विच इंडियन गोल्फर वॉन केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023, दैट इज सी अदिति अशोक। तो हमारे पास जो अदिति अशोक है उन्होंने क्या जीता है, ये एक इंडियन गोल्फर है, उन्होंने केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल जो है जीता है। ये इनका 4th टाइटल है। इनका जो पहला टाइटल था वो था फातिमा बिन्ट मुबारक लेडीज़ ओपन अबू धाबी वाला। ठीक है। और अभी इन्होंने ये भी जीता है केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल 2023 वाला। ठीक है। अदिति अशोक इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल गोल्फर फ्रॉम बेंगलुरु से ये है। इन्होंने क्या किया है, ये ओलंपिक भी इन्होंने अपना डेब्यूट किया है 2016 में। ठीक है। उसमें इनका 4था नंबर रहा था। ठीक है। और 2020 के समर ओलंपिक में टोक्यो में भी ये गए थे, वहाँ पे भी इनका कौन सा रैंक रहा था, 4th रैंक रहा था। तो इंडियन गोल्फर है ये। केन्या लेडीज़ ओपन टाइटल 2023 किसने जीता है, दैट इज़ अदिति अशोक। हु गेट्स आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दैट इज CKM
मैनन, ठीक है। के एम मैनन ने क्या जीता है, आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जीता है। अब ये के एम मैनन कौन है, ये है एमआरएफ लिमिटेड, जो एमआरएफ लिमिटेड है ना, जो टायर्स बनाते हैं, उनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है के एम मैनन, ठीक है। उनको एटीएमए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला है। अब एटीएमए का मतलब क्या है, ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, उनको बोलते हैं आत्मा या एटीएमए। उनका जो एनुअल कॉन्क्लेव है 2023 में न्यू दिल्ली में हुआ था, तो उनको ये प्राइज़ जो है वो दिया गया है, दैट इज़ के एम मैनन, जो कि एमआरएफ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब कुछ और अवार्ड विनर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, लाइक कैनरा बैंक बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। स्पाइस जेट को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। सरगम कौशल को मिस वर्ल्ड 2022 का अवार्ड मिला है। सोनाक्षी सिन्हा पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022 बाई पीटा। साउथ कोरियाज मीना सुई चोई मिस अर्थ 2022। फॉर्मर यूएस सेनेट एडवर्ड मैम कैनेडी प्रेस्टिजियस फ्रेंड्स लिबरेशन वॉर ऑनर मिला है। एक्टर पुनीत राजकुमार उनको कर्नाटका रत्न अवार्ड मिला है। एमटी वसुदेवन नैयर को केरला ज्योति अवार्ड मिला है। अब उत्तराखंड का गौरव सम्मान जो है 2022 में किसको दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया है, अजीत डोभाल, जनरल बिपिन रावत और परसून जोशी जी को। अब हरियाणा को क्या मिला है, बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट, डॉक्टर माधव हाडा को 32nd बिहारी पुरस्कार मिला है, ठीक है। और कार्लोस सौरा स्पेनिश डायरेक्टर हैं, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। शहन करुणा तिलिका को बुकर प्राइज 2022 मिला है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पीपल ऑफ यूक्रेन एंड देयर प्रेसिडेंट को सुखारो प्राइज 2022 मिला है। अब नितिन गडकरी जी को 18th लेत माधवराव लिमाय अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। ये किसके लिए मिलता है, एफिशिएंट पार्लियामेंट मेंबर के लिए मिला है, तो 2020-21 के लिए इनको ये मिला है। अब कोल इंडिया लिमिटेड को इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड मिला है। देवेंद्र झांझड़िया फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है। अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलेवान को एबेल प्राइज ऑफ द ईयर 2022 का मिला है। फ्रांसिस कैरे फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रित्जर अवार्ड 2022। पोलैंड्स कैरोलिना बिलेस्का को मिस वर्ल्ड 2022 का टाइटल मिला है, ठीक है। प्रोफेसर दीपक दर को बोल्ट्जमैन मेडल मिला है 2022 का अप्लाइड फिजिक्स में। चारुदत्त मिश्रा को व्हाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। असमीज पोइट जो हमारे पास नीलमणि फूपन है, जिनकी अभी डेथ भी हुई है, 56 जनापीठ अवार्ड जो इनको मिला है। दामोदर मौजा को 57th, ठीक है, 57th को मिला है जनापीठ अवार्ड जो मिला है, दामोदर मौजा को मिला है। रामदरत मिश्रा को प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान 2021 मिला है। डॉक्टर भूषण कुमार सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को क्या मिला है, प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रेसी। मिस्टर अजय पिरामिल चेयरमैन ऑफ पिरामिल ग्रुप को ब्रिटिश ऑनरी अवार्ड मिला है। डॉक्टर फ्रैंक विलजैप को 2022 का टेम्पल्टन प्राइज मिला है। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इसी साल जनवरी के हैं, लाइक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया दैट इज़ कोल्लम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। वर्ल्ड रिचेस्ट एक्टर दैट इज जेरी शिनफील्ड और 4th रैंक पे है शाहरुख खान। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी दैट इज़ राजस्थान। ASI डिस्कवर्ड 1200-year-old miniatures to pass at नालंदा। डिप्टी NSA ऑफ इंडिया दैट इज़ पंकज कुमार सिंह। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड नील कुरुंजी, ठीक है। नील कुरुंजी वही फूल है जो 12 साल में एक बार जो है वो खिलता है, ठीक है, जो कि कहाँ पे मिलता है हमारे पास, नीलगिरी की पहाड़ियों में। उनको उस फूल को किस में एडअप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स में। वोमनिया इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है के वेणु को। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टाइटल 2023 जो मिला है विक्टर एंड अकेन को। कैरेट एंड मैरेक्स 2023 श्रीलंका USA की एक्सरसाइज है। भारत प्रवाह इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वाटरवेज एंड पोर्ट्स। फ्रेंडशिप पाइपलाइन इज ए पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। साइक्लोन 1 इज द फर्स्ट एवर जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू। So that's all for today. Thank you.